अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा शो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। मैं आज आप लोगों की फ़ोन कॉल्स भी लूँगी और आज जो चीज़ मुझे डिस्कस करनी है वो है जनाब आपका 4th ट्राइमेस्टर। जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो जो 9 माह होते हैं उसको तकसीम किया जाता है 3 ट्राइमेस्टर को, और जो ट्राइमेस्टर होता है वो 3 महीनों पर मुहित होता है। पहला ट्राइमेस्टर उसमें बहुत केयर का कहा जाता है, दूसरे ट्राइमेस्टर की अपनी केयर है, और इसके बाद जो तीसरा ट्राइमेस्टर होता है उसकी अपनी केयर होती है। और हमें लग रहा होता है कि हम तब तक खातून का अच्छा ख्याल रखें, जो माँ बनने वाली लड़की उसका अच्छा ख्याल रखें जब तक वो बच्चा पैदा कर नहीं देती। हम उसकी खुराक पर बड़ी तवज्जो दे रहे होते हैं कि भाई इसको अच्छे अच्छे फ्रूट्स खिलाओ, इसको अच्छी इसको शक्ल तस्वीरें दिखाओ ताकि जो बच्चा पैदा हो उसकी शक्ल भी अच्छी हो, उससे अच्छी अच्छी बातें करो ताकि पैदा होने वाला बच्चा बड़ा खुश अखलाक भी हो। लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो उसके बाद जो पहले 3 महीने होते हैं उनको जनाब कहा जाता है 4th ट्राइमेस्टर। उसकी तो हम ज़रा बात ही नहीं करते। यकीन माने जो आज का शो है ना, ये मेरे दिल से इसलिए ज़रा करीब है क्योंकि मैंने अपने 4th ट्राइमेस्टर में बहुत कुछ देखा है। सबसे पहले तो मैं एक बात लड़कियों से कहना चाहूँगी, आपने जब बच्चा, आप नाम सोच रही थी बच्चे का कि बच्चे का नाम क्या होगा, कमरा कैसे सजाना है, सब चीज़ें आप लोग सोच रहे थे कि आप जो आने वाला मेहमान है आपने उसको कैसा रूम देना है, उसके कपड़े कैसे होंगे, उसका पहला ब्लैंकेट कैसा होगा, सब कुछ आप कर लेते। लेकिन आप लोग अपने बारे में कुछ नहीं सोचती। ऑलवेज प्लान योर डिलीवरी। अगर आपकी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है तो ना जाए नॉर्मल डिलीवरी की तरफ। लड़कियों को ये होता है ना, उन पर प्रेशर बड़ा होता है कि भाई जो लड़की नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेगी वो तो सही माँ ही नहीं बनी, भाई उसको क्या पता माँ बनना क्या होता है। ये ऑपरेशन तो बड़ा आसान होता है, जबकि देखा जाए तो वो ऑपरेशन के जो रिपरकॉशंस होते हैं अगर आप ख्याल ना रखें तो खौफनाक किस्म के नताइज सामने आते हैं। ये जो छिला है ना, ये जो 40 दिन का कराया जाता है, जो बड़ी अम्माएं बूढ़ियाँ घर की जो एल्डरली खवातीन जो कराती थी, देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड इट। एक उसके पीछे एक मकसद था, बड़ा ज़रूरी है। पहले सुनते थे पोस्टमार्टम डिप्रेशन का, नहीं सुनने में आता था ना इतना, क्योंकि ख्याल रखा जाता था। आज सुनने को आता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बड़ा खौफनाक होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। बेबी ब्लू से मुंतकिल हो जाता है और माँ का दिल करता है कि मतलब बच्चा ही मार दूँ, क्योंकि वो बहुत सारी उसकी चीज़ें हैं जिसका आप ख्याल नहीं रख रहे। उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो नफ्सियाती किन चीज़ों से गुजर रही है आपको पता ही नहीं है। ये 4th ट्राइमेस्टर है, इसका ख्याल रखना है। वो ठीक होगी, वो बच्चे को भी ठीक रखेगी। बहुत सारी जगहों पे तो वो बेचारी को इतना अंडर प्रेशर ले आते कि उसको फीड भी नहीं आ पाता, वो बच्चों को फीड ही नहीं करा पाती, वो अलग से गिल्ट में चली जाती है कि भी मैं तो अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला सकी। आज इन तमाम तो चीज़ों पे बात करनी है। आप लोग अपनी कॉल्स, आप लोग अपनी परेशानियां हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ आपको पता है यहाँ पे हर्बलिस्ट का पैनल भी जो है वो भी मौजूद होगा। मेरे साथ यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट भी होंगी, साइकियाट्रिस्ट भी होंगी, और मेरे साथ यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगी। तो मेरा आज का शो है उन तमाम तर सेहतमंद माओं के लिए और उन माओं के लिए जो कि बहुत सारी परेशानियों से अभी गुजर रही हैं। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सलवा नदीम जहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, खुश आमदीद कहूँगी शो में आपको। डॉक्टर मिराहिल हमारे साथ मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस साहब, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ में चाहूँगी डॉक्टर कुलसूम हैदर जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, वो भी मेरे पैनल का हिस्सा बन जाए। इसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय शो। सबसे पहले तो मुझे वैसे ये बताएं, क्योंकि आप सब माएँ भी हैं, आप लोगों ने अपना कैसे ख्याल रखा था? मैं आपसे अगर शुरू करूँ डॉक्टर सलवा, हाउ वाज योर 4th ट्राइमेस्टर? फर्स्ट बेबी में तो सच्ची बात है कि वी आर फुल ऑफ एनर्जी, बिकॉज के आप अभी यंग होते हो, आपके आयरन एंड कैल्शियम स्टोर्स अच्छे होते हैं एंड यू आर वेरी एंथुजियास्टिक। सो बेसिकली शुरू के दिनों में तो रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे इनिशियल 1 वीक आई वुड से कि बेबी के साथ बॉन्डिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा रेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी सिजेरियन सेक्शन हुआ था, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए, सो उसके हिसाब से आपको रेस्ट चाहिए। लेकिन इतना रेस्ट भी नहीं कि टोटल आप ऑन बेड हो, आप घर में हल्का फुल्का मोबाइल, जैसे मैं रहती थी, इनफैक्ट बेबी के अपने छोटे मोटे काम आप खुद करें, मैं भी करती थी। एंड अगर फैमिली सपोर्ट नहीं हो तो थोड़ा बहुत घर का भी आप जैसे खड़े होके जैसे काम करने होते हैं ना, जैसे आप कुकिंग करना एंड थोड़ा बहुत किचन में जाके चाय वाय बना लिए कुछ। इनफैक्ट मैं खुद भी करती थी उस वक्त।
और मैं यही गाइड करती हूँ पेशेंट, क्योंकि वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम आप करें ताकि आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में वापस आना शुरू करें। सो एंड द अदर थिंग इज़ के रेस्ट, अपना केयर करना, बेबी के साथ बॉन्डिंग, बेबी को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनिशियली आपको इमोशनली बेबी के साथ अटैच होने में और बेबी को समझने में, फर्स्ट बेबी स्पेशली, इट टेक्स टाइम। सबसे मुश्किल काम होता है ब्रेस्ट फीडिंग। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगा था ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग। बीइंग अ डॉक्टर, ऑल्दो आई थॉट इट वाज गोइंग टू बी वेरी इजी, लेकिन दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ। उसमें आपको घर वालों की सपोर्ट, हेल्प चाहिए होती है कि ताकि आपको कोई गाइड कर ले। और मेरे ख्याल से वो एक सा टाइम होता है माँ को बड़े गिल्ट भी आ रहा होता है कि मैं क्यों नहीं। हाँ, ये यंग लड़कियों को, बहुत सी लड़कियों को बता दो कि भाई आप वाहिद नहीं है, बहुत सारी माएँ, और मेजॉरिटी में अब तो बहुत सारी माएँ से गुजरती भी हैं, तो यू नॉट अलोन, अपने आप को अकेला आपने नहीं समझना। आपका कैसा था पहला ट्राइमेस्टर, जो फोर्थ ट्राइमेस्टर? सॉरी, हाँ, फर्स्ट बेबी में जैसे कहा कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए कि बेबी जो मतलब कोमल जो पहली बेटी थी वो नानी और दादी के हाथों में रहती थी। अपना बहुत ख्याल रखा कि इसीलिए कभी वजन भी नहीं बढ़ा, डाइट का ख्याल रखा, अपने आराम का ख्याल रखा। लेकिन हमारे आराम का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, काम करना है, चलते फिरते रहना है, बस ये था। तो माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल था, तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कभी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आई। और वो चलते फिरते, आपको पता है कहानी तो फिर भागते दौड़ते जिंदगी गुजर गई। आपका कैसा था? अच्छा देखिए, मेरे साथ तो ये था, जैसे मैंने बताया मेरी मदर नहीं थी, और जब मेरी बेबी मेरे हाथ में आई ना तो मुझे लगा कि मैं मुकम्मल हो गई, सारा ने मुझे मुकम्मल कर दिया। लेकिन आप जितने भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो ना, लेकिन माँ बनने के बाद ना आपको हर चीज़ लगता है कि ना, एक तो खौफ, डर, इसको कुछ हो ना जाए। और सारा 7th मंथ में हुई थी, एक तो उसका खौफ, और एक मतलब कि ना जाहिर सी बात है 7 मंथ में थी, तो मुझे ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं तकरीबन जैसे प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग मेरी स्टार्ट हुई आफ्टर 10 डेज। जख्म बन गए, और मतलब मैंने क्या नहीं खाया, आप यकीन करें कि मैं चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी उसको एक मुकम्मल माँ का जो है ना प्यार मैं दूं, हर चीज़ उसके लिए करूं। अवेयरनेस तो थी कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग हो नहीं रही थी। मैंने फेफड़े कच्चे पक्के खाए, किसी ने कहा कि फेफड़े खाने से फीड आएगा, वो कच्चे पक्के खाए। देसी घी, किसी ने मुझे कहा कि देसी घी पी लो, मैंने देसी घी पी लिया। मैंने जो मशवरा दिया है ना, सब मैंने किया। बस अल्लाह को मंजूर था कि थोड़ा सा ट्रॉमा से निकली, क्योंकि मेरा वो जो पेन, डिलीवरी का पेन, वो भी 24 आवर्स का था। मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा कि बेबी का हेड छोटा है तो आराम से डिलीवर हो जाएगी, हालांकि हुसैन सी सेक्शन से हुआ है। और तो, इस टाइम पे माँ का कितना वो होता है ना, कि माँ होती है वो एक अलग डिफरेंट। आप यकीन करें, जब सारा पैदा हुई ना, मैं रोई हूँ, मैं अपनी माँ के लिए रोई हूँ, उस दर्द के लिए रोई हूँ जो मेरी माँ ने मुझे पैदा करते हुए सहा होगा। यकीन करें, हमारे मजहब में ना माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह गफूर रहीम कितने रहमान हैं कि वो हमारे उस दर्द को समझते हैं। और सारी माँओं को सलाम, सारी माँओं को सलाम जो ये दर्द सहती हैं। और जब बच्चा देखे, फिर जब हम बेबी हमारे हाथ में आ जाता है ना, सबके तो बस अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये होती है माँ कि वो पेन वो भूल जाती है। जब सारा मेरी गोद में आई ना, मैं अपनी मम्मा के लिए रोई थी। और उसके बाद बस मेरा बस नहीं चलता था कि किसी तरह मैं ब्रेस्ट फीड इसको करा लूं, इसको कोई बीमारी ना हो। क्योंकि मुझे लगता है माँ बनने के बाद आपकी सबसे बड़ी खुशी जो दूसरी होती है ना, कि मैंने ये डिग्री हासिल कर ली, आपके बच्चे का पेट भरा हो ना, आपके लिए से बड़ी कोई खुशी ही नहीं होती। बेशक। आपके लिए कैसा था? हाउ वाज योर फोर्थ ट्राइमेस्टर? हाँ जी, इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह गुड। और बट मेरे साथ जो चैलेंज था वो मेरी जो बेबी थी, दैट शी वाज ओनली 2.2 kg, लो बर्थ वेट थी, तो हुई फुल टर्म थी। लेकिन अगेन सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक आपकी अपनी स्ट्रगल के साथ साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अगर आपका सोशल सपोर्ट अच्छा है, लाइक माई मदर एंड माई मदर इन लॉ, तो इतनी छोटी थी कि वो उसको तो कोई पैम्पर, कोई कलोट भी नहीं आता था जो बनाया हुआ होता था हमने। तो बिकॉज ऑफ देम मुझे बहुत अच्छा रहा, एंड आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम, काम भी हमेशा से ही कर रहे थे, तो इट वाज गुड। बट इतनी समझ नहीं थी कि उसको कैसे पालना है, कैसे करना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या है अगर मैं फोर्थ
ट्राइमेस्टर की केयर के हवाले से बात करूं तो डॉक्टर सलवा, क्योंकि आप जानती हैं कि बॉडी में हार्मोनल जो भी चेंजेस हो रही होती हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उनका ख्याल रखे? अच्छा देखिए, डिलीवरी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना स्ट्रेस एक तो बहुत हाई लेवल पे होता है, एक तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं, प्रेगनेंसी में पीक पे होते हैं, एंड देन डिलीवरी के बाद हार्मोन चेंज हो जाते हैं। सो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है ना वो उसमें कोप अप करना चाहती है। आप एक ऑब्वियसली एक ट्रॉमा के थ्रू गुजरते हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीजरियन सेक्शन, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। फिर जैसे कहा कि बेबी आता है, वो एक नई चीज़ आपके लिए, आपकी मतलब सब चीज़ नया एक्सपीरियंस है। ना आपको बेबी संभालना आता है, ना बेबी को पता है कि वो क्या उसने क्या करना है। सो उसमें टाइम लगता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक तो मदर एंड बेबी बॉन्डिंग, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपना केयर करना, अपनी नींद सबसे इम्पॉर्टेंट पूरी करना, क्योंकि आप आदी नहीं होते इतना कम सोने के। बेबी की डिमांड्स होती हैं, हर 2-2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी उठेगा, कभी नैपी चेंज करनी होगी, कभी बेबी रोएगा, जो समझ नहीं आएगा कि क्यों रो रहा है। तो ऑब्वियसली आपकी स्लीप खराब होती है। जब आप सोएंगे नहीं, आप थके हुए होंगे, आप ऑब्वियसली, और आपको कोप नहीं करना चीज़ों के साथ आ रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वो मेंटल स्ट्रेस होती है। दूसरा ये सब चीज़ें, नई नई चीज़ें, बेबी को नहलाना कैसे, बेबी को मालिश कैसे करनी है, सुलाना कैसे, बर्प कराना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आपको स्टिचेस आए हैं, चाहे सीजरियन सेक्शन है चाहे नॉर्मल डिलीवरी, उनका ख्याल करना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जैसे मैंने कहा मुश्किल होती है, किस निपल्स में प्रॉब्लम हो सकता है, सोरनेस हो सकती है या हैवी हो जाते हैं ब्रेस्ट, किसी खुदा ना खास्ता किसी को एप्सिस वगैरह भी हो सकता है। दूसरा, पोस्टमार्टम पीरियड जो है ना, आप बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है आपकी बॉडी, उसमें इन्फेक्शंस का भी रिस्क होता है आपको, चेस्ट इन्फेक्शंस, खांसी, नज़ला, जुकाम, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी कम होती है उस वक्त, ठीक है। दूसरा, अगर आपके ब्लड प्रेशर्स प्रेगनेंसी में हाई हैं तो पहले 10 दिन उनको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है कि खुदा ना खास्ता बहुत ब्लड प्रेशर शूट कर जाए तो फिट्स पड़ने का रिस्क हो सकता है। ये तो हमारे यहाँ देखते नहीं, सिर्फ उसी टाइम पे देखते हैं कि जी जब ड्यूरिंग डिलीवरी अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तभी देखते हैं, बहुत ज़्यादा। बाद में बच्चे के बाद तो जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं लो चलो जो काम करना था कारनामा सर अंजाम दे दिए, अब ब्लड प्रेशर खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, पहले 10 दिन उसको मॉनिटर जरूर करें। अगर आपके ब्लड प्रेशर हाई हैं तो दवाई खाएं, क्योंकि वरना वो जैसे मैंने कहा कि रिस्क है कि बाद में भी फिट्स पड़ सकते हैं, क्लेम्शिया जिसको हम कहते हैं, पोस्टमार्टम क्लेम्शिया। दूसरा, शुगर्स अगर आपको प्रेगनेंसी में हाई थी तो ज्यादातर पेशेंट्स के डिलीवरी के फौरन बाद ठीक हो जाती है, लेकिन उसको मॉनिटर करना होता है कि आपका अंदाजा रहे कि ये नहीं कि शुगर बहुत हाई, वरना फिर वही स्टिचेस आपके खराब हो सकते हैं। इसी तरह के आपके जैसे वो क्लॉटिंग हो सकती है आपकी टांगों में, क्योंकि उस वक्त आपके ब्लड थिक हो जाता है डिलीवरी के बाद, तो वो उसमें चेक करना होता है कि अगर आपकी टांग में, चाहे आपका सी सेक्शन हो या चाहे नॉर्मल डिलीवरी, बिल्कुल ये दोनों में होता है, रिस्क होता है, दोनों में ये रिस्क होते हैं। तो ये 40 डेज जो है ना, ये ठीक ठाक जो है वो केयर करना ये मुझे पता है बहुत सारी खवातीन जो हैं वो एक तो कमांडो एक्शन के चक्कर में मतलब सी सेक्शन भी कराया होता है, लेकिन साथ में जी चलो जी लोग आ रहे हैं बच्चे देखने के लिए, लो जी पतीले भी उठा रही हैं, सब चीजें कर रही हैं। तो ये जो वेट उठाना होता है, कि आप लोग सजेस्ट करते हैं, आप स्पेसिफिकली क्या केयर बताते हैं जो दिन माओ का सी सेक्शन हुआ होता है? स्पेशली वेट लिफ्टिंग मना है 6 वीक्स तक। वेट लिफ्टिंग से आपको खुदा ना खास्ता हर्निया हो सकता है, बैक एक आपका परसिस्ट कर सकता है हैवी वेट लिफ्टिंग में, इस तरह आप जो है वो करेंगे। और दूसरा ये कि बाकी नॉर्मल चलें, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप एक हफ्ता, शुरू का एक हफ्ता बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बेड पे बैठना उठना, तो आपका चक्कर आ सकते हैं। एक मुझे एक और चीज बताएं, वो जो पहले होता था कि जी जो छिला स्पेशल होता है कि जो हम सुनने थे कि जो छिला नहाते हैं, तो उसमें होता है कि आप नहाए ही नहीं है। हाइजीन कितना मैटर करती है कि जी आपने नहाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने नहाना है, स्टिचेस साफ रखने हैं, अपने आप को केयर करना है, क्योंकि हमारा वेदर ऐसा है ना, गर्मी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास गर्मी होती है, चिपचिप, तो आप नहाएंगे, साफ सुथरा रहेंगे तो बेबी को भी इन्फेक्शन नहीं होने का रिस्क होता है, आपके अपने टांके वगैरह खराब नहीं होते। वरना पर्प्यूरल सेप्सिस हमारे यहाँ बहुत जो है ना कॉमन है पाकिस्तान में, क्योंकि क्या होता है कि डिलीवरी के वक्त खुदा ना खास्ता अगर आपकी स्टेराइल कंडीशंस नहीं थी, जैसे घरों में भी बहुत हमारे गाँव में घरों में डिलीवरीज होती हैं या ट्रेन मिडवाइफ डिलीवरी करती हैं, सो अगर वो सब चीज़ें स्टेराइल नहीं है, साफ सुथरी नहीं है, तो वहाँ से मदर को कोई इन्फेक्शन लग सकता है खुदा ना खास्ता। ऊपर से अगर आपने अपना नहाए नहीं, साफ नहीं रखा, तो वो सेप्सिस होने का खतरा होता है, तो, और स्पेशली स्टिचेस को। तो अगर आप चलें सर नहीं भी धो रहे आएगा, फिर फाउल स्मेल करना शुरू होगी, फिर आपको एग्जैक्टली टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए, नहाना जरूर चाहिए, ठंडा गर्म बॉडी नहीं होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे नेचुरोपैथी में कहते हैं कि
टेम्परेचर, बल्कि कुछ जड़ी बूटियां आती है जिनके पोटले बना के उनसे नहलाते हैं ताकि आपके जो वो उस हवाले से बताएं कि वो जैसे मुझे नहीं पता था, मेरी अम्मी को भी नहीं पता था, बिकॉज उनकी अपनी अम्मी नहीं थी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें का नहीं इल्म होता। टेसू के फूल और ये कीकर की छाल, बस ये 2 जड़ी बूटियां ले लें अच्छी तरीके से, और नमक और फिटकरी, ठीक है, नमक फिटकरी और जो है ना छाल, और वो लेकर टेसू के फूल लेकर आप पोटली बना लें, खोलते गर्म पानी में डालें। इससे इतना सुकून आता है, जिस्म जो एक ट्रॉमा से गुजरा होता है उस देखिए टेसू के फूल आपके दर्द को खींचता है, आपके नर्व्स को आराम देता है, अच्छा। पुरसुकून नींद के लिए भी अच्छा है। नहीं नहाने का या गीले सर बेबी को दूध नहीं पिलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ठंडा गर्म का है। ओ अच्छा, ये तो पता था कि अगर सर गीला हो तो आपने बच्चों को फीड जैसे देखिए कहते हैं ना 40 दिन का आपको रेस्ट करना है ना, 40 दिन का रेस्ट का ये मतलब नहीं सिर्फ बिस्तर पे ही लेटे हुए, हाँ। आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट रखनी है, चलना है, जम ही ना जाए ना कहीं आप। हाँ, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होना चाहिए। हाँ, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं ये आपके दर्द को कम करने में, आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बेहतर करने में आपकी मदद करती है। अगेन मैं कहूंगी कि खड़े होके नहीं नहाना चाहिए, बैठ के नहाना, बैठ के नहाना चाहिए, जो है भी है। ये इन चीजों का अगर ख्याल रख के आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, वरना इतनी बदबू में बच्चा भी बेचारा परेशान हो जाएगा, लोग भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हार्मोन्स की एक स्मेल तो होती है ना, तो इसके लिए। और दूसरी बात है यूट्रस भी अपनी जगह आ रहा होता है, तो उसके बाद भी आपको ऐसा कुछ लोग बोलेंगे कि देखिए मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं अपनी बता देती कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वही मुझे पेन हो रहा है, जैसे डिलीवरी का पेन दोबारा हो रहा है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया, क्योंकि उस वक्त मैं नेचुरोपैथ नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं यूट्रस अपनी जगह आता है तो आपको ये पेन महसूस होगा। इसीलिए देखिए नेचुरोपैथी में कहते हैं कि मलमल के कपड़े से पेट बांध के रखो, तो वो पेन आपको इतना महसूस नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता ना, ये आज का हम शो इसीलिए कर रहे हैं, हाँ। बहुत सी चीजें मुझे भी नहीं पता थी, बिकॉज मेरी अम्मी को भी नहीं पता थी, और कहीं के रिश्ते ऐसे होते हैं कि अम्माएं भी ना बच्चों से शेयर करते हुए शर्माती हैं, तो वो लोग जिनकी अम्मा को भी नहीं पता ना, तो आपको पता चले कि अच्छा ख्याल कैसे करना है। हाँ। आप क्या सजेस्ट करती हूँ मैं कि क्या 4th ट्राइमेस्टर की केयर कैसी होनी चाहिए? देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्किस ने कहा कि पहली चीज़ हाइजीन है, और हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है कि 40 दिन नहाना नहीं है, तेल लगा के सर बांध के बैठे रहना है, ये बहुत गलत है। सर्द गर्म का बिल्कुल ख्याल रखना है, बॉडी का मसाज होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि हमारे घर में माहौल नहीं है, लड़की को खुद अरेंजमेंट कर लेना चाहिए कि आप किसी को भी रख लें कि आपका हल्का फुल्का बॉडी का मसाज ज़रूर करें, आप खुद करें नीम गर्म तेल से। सर्कुलेशन के लिए, आराम के लिए ज़रूरी है। पानी ठंडा आपने नहीं पीना। अच्छा, सारी चीज़ें ये नहीं है कि आप डिलीवरी के बाद प्लान करेंगी, नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आपने अपना जहन बनाना है इन तमाम चीज़ों के लिए कि डिलीवरी के बाद क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या होगा। सिर्फ शॉपिंग नहीं करनी है। हाँ, हम तो शॉपिंग ही करते हैं, सिर्फ शॉपिंग करते हैं, घर को सजा रहे होते हैं। फोन किया आते हुए लिपस्टिक ले आना, मैं कहा है, मैं कहा तुम्हारी बेबी से मिलने आ रही हूँ, लिपस्टिक कह रही बहन ले आना, होंठ बहुत डार्क लग रहे हैं। मैं कहा थैंक यू बेटा, मैं ले आऊंगी। नहीं देखिए ये नहीं करना चाहिए, सब कुछ करें, लेकिन आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरा प्लान बना के रखें कि आपको मालिश करनी है, आपने डाइट क्या लेनी है, यखनी पीनी है, पानी ठंडा नहीं पीना है, वो तमाम चीज़ें जिसे हम कहते हैं चावल नहीं खाने हैं या जिससे वजन बढ़ता है। चलिए मैं पंजीरी के बारे में पूछूंगी, न्यूट्रिशन पे भी ज्वाइन करेंगी, कौन कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए और कौन कौन से बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, इस हवाले से बात भी करूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको पता है कि जो हमारा पैनल है, स्पेशली जो हमारी बहुत ही बड़ी डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर मेराहिल तुम्हारी फैमिली की तरह हैं, और आज डॉक्टर मेराहिल की बर्थडे भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले उनसे केक कटवा लें, ताकि जो आज का पहला केक है ना जो उनकी बर्थडे का, वो हमारे पास उन्होंने काटा, हमारी इस फैमिली के साथ उन्होंने इस फैमिली से सेलिब्रेट करेंगी। तो चलिए जनाब सब लोग थैंक यू। चलो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. Happy birthday dear Umme. Happy birthday to you. अब मैं थोड़ा खिला दूं। May you have
मैनी मोर थैंक यू चलिए जी, आप इतने अच्छे मुफीद, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करी होती हूँ तो उम्र के लिए तो कुछ भी मोटी वाले को तो मेरे पतला कर देंगे ये, मुझे लो पूरा यकीन है। खैर, मैं इंशाल्लाह अब 18 साल की आप हो गई तो अब आपका आईडी कार्ड भी बन 18 जाएगा। साल की हो गई, उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाइएगा। नहीं, बस रोक दो। मुझे ना बुशाबा की बात इतनी प्यारी लगती है, बुशन सारी की, वो कहती तोल लो जिसका वजन ज्यादा वो बड़ा। ये सही है। वो बिल्कुल सही कहती है। और बाकी आप, मुझे लगता है जो आप दिखते हैं ना, आपकी एज वही है, वही जैसे मैं अगर 16 साल की लगती हूँ तो आप माने में 16 साल। सही है। अल्लाह करे लगू भी। अब दुआ में ये करती हूँ। अच्छा, क्योंकि आज का जो हमारा शो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और यकीन माने मैं नहीं चाहती जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप लोग भी करें। वही बात जो मैंने शो के आगाज़ में भी की थी, प्लान योर डिलीवरी। इतनी चीज़ें हम प्लान कर लेते हैं, ये सोचें कि अगर खुदा न खासा कोई कॉम्प्लिकेशन आए, हमने फ़ौरन सी सेक्शन कराना, अपनी बॉडी को शॉक नहीं देना। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप कोशिश भी करें, मैं भी 5-5 किलोमीटर वॉक करती थी, बहुत कुछ करती थी, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो ज़िद नहीं लगानी। ज़िद लगाने से आपकी बॉडी शॉक में जाती है। मैंने ज़िद लगाई, मेरी बॉडी शॉक में गई। आप लोगों ने तो मुझे मेरे बिल्कुल करियर के इब्तिदा से देखा हुआ है, मैं पढ़ ही रही थी जब मैं टीवी पे भी आ गई थी, तो बट बड़ा मैंने फेस किया हुआ है। डिप्रेशन अलहदा, अपना आप प्यारा नहीं लगता जब आप मोटे हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ना। तो बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपनी केयर करनी है। आप मुझे बताएं, नफ्सियाती तौर पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है हमारे 4th ट्राइमेस्टर में? अच्छा जी, 4th ट्राइमेस्टर से तो पहले अब जो बात है वो ये कि 50% ऑलरेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको नफ्सियाती मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, चेंजेस हो रही होती हैं बॉडी में। और लोगों के एक बिहेवियर नोट कर रहे होते हैं। उससे भी पीछे जाएं तो इसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री जो साइकेट्रिक इलनेस की है, नफ्सियाती बीमारियों की, आपका अपने मिजाज में उतार चढ़ाव, आपके पीरियड्स के दौरान जो मंथली पीरियड्स हैं उसके दौरान आपकी जो नफ्सियाती मूड स्विंग्स हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, वो जो जिसको हम अब प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहते हैं, अब नया नाम है उसका, एक और नाम है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, ये मिल के आपकी पूरी एक कलेक्टिव एक पर्सनैलिटी को बना रही होती हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके सोशल रिलेशनशिप्स, आपके अपनी कोपिंग स्किल्स, कि आप अपनी बॉडी की जो चेंजेस हो रही होती है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। एवरी मिनट आप जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो आप फीटस को, बच्चे को पास ऑन कर रहे हैं। तो अपनी प्रेगनेंसी तो कि अपना ट्रॉमा भी कोई भी वो आप बच्चे को आप दे रहे हैं वहीं पे। अच्छा, आप यकीन कीजिए, जो भी आपकी ज़िंदगी में हादसे होते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रॉमा जो है ना, वो 2.5 साल से 300 साल तक रहता है, जनरेशन टू जनरेशन। तो एक प्रेग्नेंट ओवरीज से भी मुंतकिल होता है कि जो एक प्रेग्नेंट खातून है ना, उसके अंदर एक जहां है पूरा, वो पीछे से भी ट्रॉमा लेके आ रही है और आगे भी पास ऑन कर सकती है। देयर शुड बी सम चेंज एजेंट जो उसको स्टॉप कर सके। तो मैं कहती हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो बहुत बात की बात है। पहले तो प्रेगनेंसी से ही केयर करनी शुरू करनी है। आपको ये पता हो कि मेरी हर सोच बच्चे को, फीटस को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। तो 50% तो ऑलरेडी इट स्टार्ट्स। तो अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन से अब पेरीनेटल होना शुरू हो गया। अच्छा, आपकी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो समझने की ज़रूरत है वो हमारी साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कि हमें पता पहले होना चाहिए कि डिप्रेशन के अलामात हैं क्या। तो मिजाज में आपकी जो है वो तब्दीली आना शुरू होती है, आपका रोना बगैर किसी वजह के, दिलचस्पी में कमी, बिला वजह थकन रहना, भूख में, नींद में ऑलरेडी चेंजेस हो रही होती हैं। तो जिससे वो बेबी ब्लूज़ कहते हैं कि वो तो हाँ जी 1-2 दिन से स्टार्ट होकर 2 वीक्स तक तो रहती हैं। लेकिन हमें रेड फ्लैग यानी तब ज़्यादा हमें तवज्जो देनी है जब हमारे अलामात परसिस्टेंट हों और शिद्दत हों। मैं इन अलामात के वाले से भी मैं आपसे बात करूंगी। मैं चाहूँगी डॉक्टर की साबित किचन में चले जाएं। और कॉल भी हमारे साथ मौजूद है मंडी भाउद्दीन से इशरत। अस्सलाम वालेकुम इशरत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। इशरत, क्या पूछना चाहेंगी या क्या शेयर करना चाहेंगी? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर है, उनको 1 साल की उनकी बेटी है और सजेरियन के साथ हुई थी ना, बेटी ऑपरेट हुआ था उनका। तो अभी जो है ना फिर से वो प्रेग्नेंट है, 4 मंथ है उनका माशाल्लाह। तो उनको ना अब जो है ना वो बहुत ज्यादा स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ है, खा पी भी नहीं सकती हैं कुछ, और उनके नाक में बहुत शदीद दर्द है, या इवन ऐसे फिंगर भी लगाए ना तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो उससे पहले ना इनको टाइफाइड भी हुआ है,
तो ये डॉक्टर से बहुत ज़्यादा इलाज करवाया है। वो कहते हैं कि आपकी आंतें कमज़ोर हो गई हैं और चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छाइयों से भर गया है। तो आप प्लीज़ कुछ बताएं। अच्छा चलें ठीक है इरशद, फिर आप हमारा शो भी देखते रहें। अच्छा मीनवेल मैं बताऊं कि डॉक्टर वजीहा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो हम खुराक के वाले से भी जो है क्या खुराक जो है वो लड़की को बच्चे के बाद लेनी चाहिए, इस वाले से बात भी करेंगे। मुझे ये बताएं, जैसे हमारी बहन की भी कॉल आई थी, वो बता रही थी कि उनकी बहन को टाइफाइड हुआ, फिर अबू कहती नाक के पास बहुत दर्द है। मेरे ख्याल है और वो प्रेग्नेंट भी बहुत जल्दी हो गई, अभी 1 साल का बच्चा है। तो अगर एक तो ये कि प्रेगनेंसी और पहला बेबी जो है प्रॉब्ली सिजेरियन से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से हुआ है। सो अगर बहुत जल्दी इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल भी बहुत कम है, तो अभी आपकी बॉडी रिकवर ही कर रही है। आपने एक बेबी ऑपरेशन से हुआ है, अंदर आपकी चेंजेस होती हैं, चीज़ें देखें, आपने स्टिचेस लगाए हैं, वो अंदर हीलिंग होने में अप टू 3 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। अभी वो चीज़ें सेट नहीं हुई कि वो बहुत जल्दी फिर दोबारा अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए तो पेन एक तरह से खिंचाव रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर प्रेगनेंसी हो गई, फिर हार्मोनल चेंजेस आएंगे तो आपके यूट्रस में ब्लड सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है, हाँ कंजेशन होना चाहता है। तो उसकी वजह से उनको उन पेशेंट्स को पेल्विक पेन, एब्डोमिनल पेन वैसे ही रहता है। और फिर उनको ऊपर से टाइफाइड भी हो गया, तो उसमें भी ऑब्वियसली आपकी जो है वो आंतें वीक हो जाती हैं, प्रॉब्ली इसकी वजह से पेन रहता है। तो उसमें इस तरह के पेशेंट्स को हम प्रोजेस्टेरॉन्स देते हैं ताकि तो यूट्रस रिलैक्स रहे। उनको कहते हैं कि आप ज़्यादा लंबा ट्रैवलिंग ना करें, घर में लिमिटेड एक्टिविटी, बस घर में ही रहें, बाजार में ज़्यादा ना चले फिरें, क्योंकि खुदा न खास्ता मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है ना। सही। प्लस ऑब्वियसली इतनी जल्दी उनको रिकवरी का अगर टाइम नहीं मिला तो आयरन, कैल्शियम ये आपके स्टोर्स कम हो जाते हैं बॉडी में, तो वीकनेस हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है। सो डाइट का अच्छा ख्याल रखें। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, ओरल आप टैबलेट्स नहीं खा सकते, तो आयरन की ड्रिप लगवा लें, तो उससे हीमोग्लोबिन आपका बेहतर हो जाता है। कैल्शियम, विटामिन डी चेक कर लें, मिल्क का इंटेक रखें, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। बाकी स्किन खराब तो कुछ लोगों की प्रेगनेंसी में होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, तो उसके लिए तो हम कहते हैं स्किन आप साफ रखें, ड्राई रखें, क्योंकि अब इतनी प्रेगनेंसी की वजह से दवाइयाँ तो दे नहीं सकते, तो डिलीवरी के बाद फिर इसको इवैल्यूएट करा लें स्किन को। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, पहली चीज़ जो है आप किचन में चली गई हैं, किचन काउंटर में, तो पहली चीज़ क्या बनाने जा रहे हो किस चीज़ के लिए? पहली चीज़ जो है ना, जब आफ्टर डिलीवरी में बता रही हूँ कि जो बॉडी को ट्रॉमा होता है ना, एक्स एंड पेन हो रहे होते हैं और नर्सिंग कराना चाहिए, फीड कराना चाहिए, फीड नहीं आ रहा होता, तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, आसानी से घर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये ताकत भी आपको देगी और आपके बॉडी को रिलैक्स करने में आपकी मदद करेगी, और कंप्लीट मील है। मैंने क्या किया, 1 कप दूध और 1 कप ही पानी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्किम्ड मिल्क, तो इस तरह आप मिल्क को स्किम्ड कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपने पानी डालकर उसको स्किम कर जी, यहाँ मैंने सूजी को भून लिया है। पहले सूजी को भूने ताकि जल्दी से तैयार हो जाए। उसके बाद देसी घी 1 चम्मच, ठीक है, इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ में एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, छोटा सा टुकड़ा, और 1 लौंग। ये देखिए, 1 से 2 लौंग, बस इसको इसमें, क्योंकि ये पहले से भुना हुआ है, तो इसको घी को इसमें तर कर लेती हूँ, जैसे देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें और भी चीजें ऐड होंगी। जो दूध मैंने पकाया है, इसमें 1 इलायची डाल दे ताकि खुशबू अच्छी हो जाए, ठीक है। और छोटी इलायची भी बॉडी के पेन को कम करने में आपकी मदद करता है। अच्छा। ये जो मैंने बनाया ना, देखिए ये भून गया, ये इसमें डाल दिया, तो ये सूजी की राब कहलाती है, ठीक है। इसको अब सूजी जो है वो फूल जाता है, अभी डाला है ना, फूल जाएगा। अब इसमें और क्या क्या चीजें मैं मिलाऊंगी। आपने लिया पहले जैसे स्किम मिल्क बनाया, उसके बाद सूजी आपने भूनी, फिर उसके अंदर आपने 1 चम्मच देसी घी डाला, थोड़ी सी आपने उसमें सिनेमन स्टिक डाली, और फिर आपने 3 लौंग डाल दिया उसमें। हाँ। उसके बाद बादाम भिगोकर काट लीजिएगा, ये इसमें डाल दीजिएगा। और अगर आप इसको मतलब मीठा करना चाहें, जो नहीं करना चाहे इसका कोई रोल नहीं है, गुड़ का इसकी कोई रोल नहीं है, आप वैसे पीना चाहें पी लें, ये सिर्फ आपके टेस्ट बड के लिए। अच्छा, ठीक है। अगर बड़े मजेदार बनेगा जी, ठीक है, तो आप इसमें 1 चम्मच गुड़ डाल दीजिए और खजूरें जरूर डालें, ठीक है। क्यों? कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और कंप्लीट मील आपको मिलेगी, ठीक है। आप कितने 3 खजूर डाल दीजिए। अच्छा, ये बिल्कुल ये बताइएगा कि बहुत सारी लड़कियां जिनका सी सेक्शन होता है या फिर जिनकी नॉर्मल डिलीवरी भी होती है लेकिन इनको स्टिचेस आते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन जो पहला जो उन्होंने स्टूल पास करना था उससे बहुत डरती हैं, या फिर उनको छींक वगैरह कुछ आ जाए, छींक आ जाए, खांसी है, तो वो उससे भी बहुत डरती हैं। देखिए, सीजनल फ्रूट, अभी तो मेरे पास यहाँ आमलोक रखा है,
ठीक है, आम लोग जरूरी। देखिए मैं आपको सही बताऊं, अगर आपकी गट हेल्थ सही होगी ना, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होंगे, तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। वो आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी रखनी है, सही है। और लास्ट मंथ में जब 9th मंथ आपके कंप्लीट हो, तो आपने पपाया पपीते का इस्तेमाल जरूर करना है। पपीता पहले मना है, लेकिन 9th मंथ में आपने इस्तेमाल करना है। वो आपकी सेफ डिलीवरी के लिए अच्छी चीज है नेचुरोपैथी में, वो करना है। अच्छा, जैसे यहाँ आमलोक रखा है, सीजनल फ्रूट, ये आपने खाना है। अगेन दही प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा है, वो गट में आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है, उसका इस्तेमाल आपने करना है, दही का इस्तेमाल करना है। अगर और दूसरी बात है कि जैसे डिलीवरी हो जाती है ना, डिलीवरी होने के बाद जो है ना, फिर चावल नहीं खाना, पहली ग़िज़ा चावल नहीं खाना, यखनी लेनी है, रोटियां चूर के। ये जो हम बिरयानी बर्गर वगैरह जी, ये ला दो, नहीं, मुझे सुशी ला दो। हाँ, तो ये आपने बिल्कुल नहीं लेना। और ये जो मैंने सूजी की राब बनाई है ना, ये आप नाश्ते में जरूर दें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए आप हल्दी नेचुरोपैथी में बहुत अच्छी होती है। इसको ज़रा पकाना है, इसको लिक्विडी फॉर्म में आप एंजॉय करें, जिस दूध की तरह। लिक्विडी फॉर्म में भी कर सकते हैं, पकाना हो पका लीजिए, पी लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा बना, इसकी खुशबू तो आप लोगों को आ रही होगी ना, सूजी की भूनने की। ये देखिए, हाँ वो, हाँ ये एक स्मूदी बन गई। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, ये बना कर दें। और ये मतलब बनाने में भी आसान है और इस्तेमाल में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा अपना हुसैन की दफ़ा का मैं बता रही हूँ। मेरी फुप्पो बना के मुझे देती थी, जो दर्द ना, वो चक्कर आते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके सी सेक्शन के बाद, उसमें मुझे बहुत रिलीफ हुआ था। और मिल्क जो है ना, जैसे होता है किसी को 1 घंटे में आ जाते, किसी को 7 दिन भी लगते, तो इससे अल्लाह के हुक्म से मेरा जो है ना फीडिंग में मुझे बहुत आसानी हुई थी। तो ये बेस्ट चीज है, ये माओ के लिए बहुत ठीक है। आप बना के माओ को दें, सुबह नाश्ते में ज्यादा अच्छा है, नाश्ते में ज्यादा अच्छा है, नाश्ते में। और ये तो मुकम्मल नाश्ता है, इसमें दूध है, सूजी, और देसी घी है, एवरीथिंग, बिल्कुल सारी चीजें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन ना होने देना, तो हफ्ते में एक बार कानों में एक कतरा, सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो भर भर आप सरसों का तेल डालने लगे। एक ड्रॉप सरसों का तेल लाजमी डालें। अच्छा, कानों में। और पाँव के तलवे पे रोजाना सोने से पहले मसाज जरूर करें, पाँव के तलवों पे सरसों के तेल से। आप यकीन करें, उससे कॉन्स्टिपेशन कदरे बेहतर होगी। सही। और निवाला चबा चबा के रखें, अपना एक प्लेट बनाएं, उस प्लेट में मिसाल के तौर पे अगर आपका फाइबर कितना होना चाहिए, 50% फाइबर होना चाहिए। बहुत आसान फार्मूला बता रही हूँ, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स होना चाहिए, लेकिन फाइबर का कंटेंट बढ़ा दें। वो लोग जिनको वैसे ही कॉन्स्टिपेशन रहता है, नहीं तो आफ्टर डिलीवरी प्रेगनेंसी में ही पाइल्स हो जाती है। भाई ये भी इससे बचना सही है ना। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी शुमाइला, क्या पूछना चाहेंगी? मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरी अब बेटी, यानी कि मेरे माशाल्लाह 4 बेटी थी, एक की डेथ हो गई, पेट से हुए थे। तो अब जो मेरी बेटी हुई है ना, 8 मंथ की हो गई है, वो भी मेरा पेट से ही हुई थी ना। अच्छा। तो जो है ना, मुझे थकावट बहुत ज्यादा रहती है। थकावट रहती है, तो ये हमने इसीलिए बनाया। जिसमें पेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पेट भी बढ़ गया है, अच्छा ठीक है। और कोई ऐसी सिम्टम आप फील करती हैं अपने अंदर? आपने वैसे खुराक क्या रखी, मुझे बताएं, आपने शुमाइला अपनी खुराक क्या रखी, ये बताएं। क्या खुराक में नहीं क्या रही थी? हाँ जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने अपनी खुराक क्या रखी? डाइट के दौरान जो खुराक होती है। अच्छा, नहीं कुछ होती ना, जैसे भी उन्होंने बिल्किस साहबा ने मना किया था, आपने कहा आपका पेट भी बढ़ रहा है, कि चावल नहीं खाने, कुछ लोग नान भी खाते हैं, उसकी वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिया था मैंने जैसे होता है, यानी कि अंडा ले लिया था नाश्ते में, थोड़ी सी जैसे यखनी होती है, जैसे देते हैं खिले में, इस तरह की चीजें मैंने दी थी। कोई होता भी नहीं था, वैसे अकेली होती थी, काम वाली थोड़ा कुछ दे जाती थी बनाकर, बस वो खा लेती थी। नॉर्मल डाइट। नॉर्मल। चले ठीक है। आई थिंक विटामिन डी और आयरन डेफिशिएंट है। विटामिन की कमी, बहुत सारे अलामात जिस्मानी ऐसे होंगे, क्योंकि जिसम में कमजोरी रहती है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हाँ बिल्कुल होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि बाकी भी इनके बच्चे हैं और 8 माह के भी। मैं तो ये कहूंगी कि जो गायनाकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन देती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो
वो आप गायनाकोलॉजिस्ट से पूछकर बंद करें, क्योंकि जैसे बेबी डिलीवर होता है बंद कर दें। सही कह रही हैं। तो वो आपने वो मल्टीविटामिन आपकी गायनाकोलॉजिस्ट कहती है आपके लैब्स करा के कि भाई आपको जरूरत नहीं है तो आप बंद करें, नहीं तो 3 to 6 मंथ गायनाकोलॉजिस्ट कहती है कि आपने, क्योंकि बाल गिरने लग जाते हैं। जी, और डॉक्टर साहब हम तो जो फॉलिक एसिड वगैरह भी लेते हैं वो तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद बाकी सारी चीजें गायब। अरे एक और मिथ है, हम कहते हैं पोस्टमार्टम में आपका 3 महीने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 महीने जरूर लेनी, 3 महीने आयरन कैल्शियम, क्योंकि ब्रेस्ट फीड तो कर रहे हैं ना, आपका आयरन और कैल्शियम भी मोबिलाइज हो रहा है ना, तो आपको चाहिए कुछ 3 to 6 मंथ जरूर लें। और कुछ लोग क्या कहते हैं आयरन लेते हैं, देखिए आयरन की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कैसे होगी, देखिए, और हम जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेते हैं ना उन सबका डाउन टाइम अलग अलग होता है एब्जॉर्प्शन का। तो आपने उनको एब्जॉर्ब कराना है तो आपने ग्रीन वेज और लेमन जरूर इस्तेमाल करें, विटामिन सी, ताकि वो आपके जिस्म का हिस्सा बने। और हर मल्टीविटामिन पे लिखा हुआ होता है कि कब खाना है, मगर हमारा जब दिल चाहता है खाते हैं। फिर बोलते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, हमें एसिडिटी हो गई, ओ भाई वो विथ मील्स खाना है, ताकि जो अल्लाह ताला ने आपकी ग्राइंडिंग मशीन बनाई है वो आपके खाने के साथ ग्राइंड हो और फिर वो आपका ब्लड स्ट्रीम में जाए। हम जब भूखे पेट होंगे हम खा लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं। मेरे पास जब आते हैं तो मैं उनको समझाती हूँ कि जो गायनाकोलॉजिस्ट ने आपको गाइड किया है आप उस पर अमल करेंगे। नहीं, बच्चा काला हो गया, मैं काली हो रही, बहुत ज्यादा आयरन, जी खुदा रहा ऐसा नहीं है, मैंने आयरन बहुत ज्यादा ले लिया था मेरी बच्ची का। ये लोग अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है सरगोदा से, नसरीन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नसरीन कैसी हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मुझे तीसरा मंथ चल रहा है और ना मेरे ना मसाने में बहुत दर्द होती है और कमर में। अच्छा, अभी माशाल्लाह से आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ जी। अच्छा, और आपके लिए आपका तीसरा महीना चल रहा है? हाँ जी। ठीक है, और आपके लिए कि आपको कमर में बहुत पेन है? हाँ जी, बहुत ज्यादा, और मसाने में बहुत पेन है। अच्छा, मसाने में। गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर करके वो कहती है ये मंथ पूरे करें, ये मंथ पूरे करें, ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये प्रेगनेंसी से पहले की है, पहले से बैक है। हाँ जी, तो ठीक नहीं हो रही। अच्छा, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे डॉक्टर साहब से? नहीं, बस पहले कोई MRI वगैरह हुआ था कमर के दर्द के लिए? अगर आपको कमर का दर्द पहले से था तो कोई आपका एक्सरे या MRI हुआ था रीढ़ की हड्डी का? नहीं। अच्छा, ठीक है, सही। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया नसरीन, शो देखते रहे, और अभी आपको बता रही डॉक्टर साहिबा। कमर में दर्द शुरू के 3 महीने में नॉर्मली होता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, आपके लिगामेंट्स भी उस हिसाब से जो है ना बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश करती है। उसके लिए हम एक तो समझाते हैं ना, पोस्चर सीधा रखें, आप सीधे होके चलें। कुछ लोग झुक के चलते हैं, पेट पकड़ के चलते हैं, ठीक है। दूसरा, जब आप लेटते हैं, अगर आप स्ट्रेट लेटते हैं तो तकिया रख लें टांगों के नीचे, स्पेशली जो ये आपके शिन्स होते हैं। और अगर आप करवट से लेट रहे हैं तो इन बिटवीन लेग्स रख लें तकिया, थाइस के दरमियान, तो उससे आपका कमर पे रिलीफ मिल जाता है, एकदम प्रेशर बेहतर हो जाता है। दूसरा, हल्का सा बाम से मसाज कर लें या सरसों के तेल से या ऑलिव ऑयल से मसाज करें। पैनाडोल प्रेगनेंसी में सेफ है। अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है आप 2 गोली पैनाडोल खा लें। पानी का इंटेक अच्छा रखें, कैल्शियम लें, दूध लें, विटामिन डी अपना चेक करा लें, हो सकता है लेवल कम हो तो वो इंजेक्शंस से थोड़ा जल्दी रैपिडली बेहतर हो जाता है। ओरल टैबलेट्स खाने से थोड़ा देर से बैक एक ठीक होता है, तो ये चीज़ें कर लें से बेहतर हो जाएगा। और मसाने में तो यूरिन इन्फेक्शन ना हो रहा हो तो वो रूल आउट करना ज़रूरी होता है कि यूरिन का एक टेस्ट जरूर, यूरिन कल्चर करा लें। और पानी का इंटेक जैसे कहा है कि अच्छा रखें। क्रैनबेरीज खा लें या जूस, वो अच्छा होता है। विटामिन सी जो है वो होता है कि आपको वो भी बेहतर होता है कि पेशाब में इन्फेक्शन होने से रोकता है, तो नींबू पानी में डाल के पी लें। या विटामिन सी की गोलियां आती हैं वो चूस लें। उन चीज़ों से आपका पेशाब का इन्फेक्शन, मसाने का दर्द काफ़ी बेहतर हो जाता है। सही, ठीक है। चलिए, आई एम श्योर कि नसरीन आपने सुना भी होगा और आपको कुछ अपने टेस्ट भी करवाने होंगे जो कि बहुत लाजमी है आपके लिए भी और आपके पैदा होने वाले बच्चे की सेहत के लिए भी। जी डॉक्टर बिल्किस। अच्छा, अब बॉडी एक्स इन पेन सबके लिए, और सबके के पेट लटक जाता है, खवातीन ट्रॉमा डिप्रेशन में चली जाती हैं। अच्छा, मेरी एक मैंने पहले भी बताया, मेरी एक दोस्त थी सिंधी, उसने मुझे बताया था और मैंने अपने पेशेंटों को बताया, सबका पेट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, पेट ज़्यादा जल्दी अंदर गया। वो कहती थी कि पानी ना पानी दांत भेंच के पीना चाहिए। अब इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है,
मतलब वो जो घटा पीते ना वैसे नहीं पीना। उसने मुझे बताया था, आप यकीन करें उसके 7 बच्चे थे और पेट कमर को लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि कोई ना कोई तो होगा ना कि 7 बच्चों की माँ। मैंने देखा बड़े बुजुर्ग कुछ कहते पीछे कुछ तो उसने कहा कि हमारे खानदान में है कि हम कुनकुना गर्म पानी पीते हैं, उसमें जो है ना हम लोग थोड़ा सा जौ डाल देते हैं, अजवाइन डाल देते हैं थोड़े उसके बाद जो है ना हम उसमें जो है ना क्या करते हैं कि जौ, अजवाइन और सफेद जीरा ये डाल के हम पानी पीते हैं, यही वाला पानी थ्रू आउट पीते रहते हैं। और दांत भेंच के जैसे हम होते ना खोल के कहते हैं बैठ के पानी पीते हैं, घूट सुन्नत तरीके से, और दांत भेंच के पानी पीते हैं। तो ये एक टोटका है, करके देख लीजिएगा। तो इसके तो कोई नुकसान तो नहीं है, ना ही कोई ऐसा नहीं कि नीचे आ जाए साइंस का अल्लाह हाफिज। मीम मत बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक और चीज बताऊं, अक्सर जो है ना जो वजन ज्यादा होता है ब्लोटिंग की वजह से हो रहा होता है। तो वो जो दांत भींच के कह रही है, तो हम लोग भी, मैं भी गाइड कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप मुंह बंद करके खाएं और जो पानी पिए वो भी मुंह बंद करके। तो ये एग्जैक्टली हवा अंदर ना जाए। तो ये भी एक साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे। शुक्र मीम्स बनने से बच गए। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ, देखिए अक का पौधा, देखिए ये वाला ना, ये आपके बॉडी एक्स एंड पेन, और इसकी होम्योपैथिक में दवा बनती है कैलेट्रोपिस बॉडी टाइटनिंग के लिए। ये हमारे पूरे मुल्क में, अगर आप अस्करदू चले जाए ना, वहां पर भी मौजूद है। मतलब ये कोल्ड सहरा में भी है और हॉट सहरा में भी है। ये अक का पौधा मिल जाता है, बेहतरीन है। इसके बहुत सारे दूसरे फवाइद हैं, लेकिन यहाँ जो इसका फायदा है वो ये है कि आपने क्या करना है, तिल का तेल, यहाँ गर्म बहुत हो गया इसलिए मैंने हटा दिया था। तिल का तेल और पानी, पहले पानी में इसको अच्छी तरह पकाएं, फिर तिल के तेल में पकाएं कि तिल के तेल का कलर जो है ना वो ग्रीन हो जाए। जब वो ग्रीन हो जाएगा तो आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। आप इस ऑयल को ठंडा करके किसी बोतल में भर के रखें। और चाहते हैं ना कि जैसे डिलीवरी के बाद तो उसमें आप है ना सत पुदीना भी डाल दें, ठीक है। सत पुदीना डालना चाहे डाल दे, ये ऑप्शनल है, नहीं तो यही बहुत बेस्ट है बॉडी लिफ्टिंग के लिए, बॉडी टाइटनिंग के लिए, और बॉडी एक्स एंड पेन के लिए, असाबी दर्दों के लिए। यहाँ तक कि अगर आपको एक्जिमा है, सोराइसिस है, ये कुछ होता है ना कि हम इसमें मना करते हैं ये तेल मत लगाना, आपको कोई भी स्किन डिजीज है उसको भी क्योर करने में ये ऑयल आपकी मदद करता है। घर में खुद बनाए, रेशियो में बता देती हूँ कि अगर आपने 1 लीटर लिया है तो तकरीबन जो पत्ते हैं ना वो 100 होने चाहिए। अच्छा, पहले इसको पकाएं, पत्तों को पकाएं, उसके बाद उसमें तेल डालकर हल्की आंच पे पकाएं। तिल का तेल हमेशा उबलता है। तिल के तेल की खुसूसियत ये है कि ये अपनी खुसूसियत छोड़ता नहीं है और दूसरों की खुसूसियत को अपने अंदर इन्फ्यूज कर लेता है, इसलिए आपको तिल का तेल का है। तो एक दफा बनाए, बड़ी पतीली में बनाइएगा ताकि तिल का तेल उबल के बाहर ना आ जाए, ताकि आपका तेल जाया ना हो। इस तरह बना के रखें और इसकी मसाज स्टार्ट करवा दें तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या बच्चों को भी कराएं? बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को इसकी तेल की मसाज नहीं कराएं, ये उसके लिए मदर के लिए, बच्चों के लिए तिल। चले, मैं अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। तो आपको पता है डॉक्टर बिल्किस भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर मिराहिल भी यहाँ पर हैं, हमारे साइकेट्रिस्ट भी डॉक्टर कुलसुम हैं, हमारे से डॉक्टर सलवा हैं और हमारे से डॉक्टर वजिया भी हैं। एक मुकम्मल मैंने अपना पैनल रखा हुआ है ताकि आपको कोई मसला हो, कोशिश यही है कि आप उस मसले का इलाज हमारे पास हो। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जिन हमारे व्यूअर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बता दें कि जो आज का हमारा शो है वो 4th ट्राइमेस्टर के हवाले से है कि बच्चा पैदा करने के बाद खातून के लिए जो अगले 3 माह होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको कैसे कैसे अपना ख्याल रखना है, अपनी नफ्सियाती हेल्थ का, अपनी जिस्मानी हेल्थ का और अपनी हाइजीन का। ये बड़ा मैटर करता है, उसको क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं, उसकी बॉडी के लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें उसके हार्मोनल को जो बैलेंस जो आउट हो जाता है उसको बेहतर कर देगा, और ऐसी क्या चीज़ें जिसको वो खाएगी तो उसका फीड अच्छा आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हमारे यहाँ बेचारी इतनी चीज़ों से गुजर रही होती है कि कभी कभी लड़कियाँ ये शिकायत करती हैं कि उनको फीड ही नहीं आ रही होती क्योंकि प्रेशर में भी बड़ी आ जाती हैं। और कुछ हम देखते हैं कि जगहों पे मैं तो कहती हूँ PG-13 यहाँ पे बल्कि 18 यहाँ पे लगाते हैं। ऐसा भी होता है कि जब लड़कियाँ फीड कराने बैठती हैं तो जो ख़ानदान की बड़ी ख़वातीन हैं वो उसके सामने आके बैठ जाती हैं
और फिर जैसे पूछिए कि अच्छा तुम्हें फीड सही आ रही है कि नहीं आ रही, तो मतलब ये ऐसी चीजें होती है कि आप वो लड़की को और कमजोर कर देते हैं, उसको और प्रेशर में डाल देते हैं, और उस प्रेशर में वो बेचारी, वो देखिए प्रेशर आप पे डाला जाए ना, कोई काम आप करें, आपके सामने लोग आके बैठे, तो आपसे चीजें सही नहीं होंगी, आपके हाथ पांव फूलने लग जाएंगे। तो बहुत सारे ना चीजों में अपने रवैयों को भी देखना चाहिए, कुछ ऐसी है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक और चीज नहीं करनी चाहिए मधिया, जब बच्चा सो रहा हो तो आके उसको उठा के प्यार करके चले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद माँ संभाल रही होती है। और बच्चे के मुंह पे प्यार ना करें खुदा के लिए, ये भी नहीं करना बच्चे के मुंह पे प्यार ना करें, बिल्कुल। और बच्चा सोते हुए ना सोते में उठा देते हैं, क्योंकि इससे भी जो है ना डिप्रेशन में लड़की चली जाती है। मेरे पास मेरी एक पेशेंट थी, उसको अपने बच्चे से नफरत हो गई थी। वो क्योंकि इतना एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन कह रही, इसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। ये होता है, ये डिप्रेशन की एक किस्म होती है। जी जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, बड़ी कैमोमाइल टी और माँ का भी पुरसुकून नींद, क्योंकि माँ को बच्चे के साथ टाइम टेबल को मैनेज करने दे। जो खानदान वाले आ जाते हैं और प्रेशर में बच्चे को उठा के, क्योंकि आपसे मिलने आ जाएं, बच्चे को लेकर आ जाएं, तो ये भी ना। आंखें तो खोलो बेटा, आंखें तो खोलो, किसने गई आंखें? अरे भाई आंखें खोल लेगा, आप देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक मैं आपको, आपने चीज नोट किया, आजकल के जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आंखें खोली होती, पहले एक हफ्ता बच्चे आंखें नहीं खोलते थे, अब तो बच्चा नर्स एक्टिव बच्चे, जैसे हम तो देखते हैं, जैसे अब थिएटर में या लेबर रूम में होते हैं, उसी वक्त बच्चे आंखें खोल के यूं पूरा गेज कर रहे होते हैं। ट्रेंड चेंज हो गया है, पहले बच्चों की वाकई नहीं आंखें, अब तो आप आंखों का कलर भी देख सकते हैं, सब कुछ देखते हैं। जी जी, होल्डिंग भी बहुत वक्त से पहले हो गई है अभी, नेक होल्डिंग, गर्दन भी बहुत जल्दी कैसे बच्चे आ रहे हैं, जैसे प्रो हाई टेक अब हर चीज वो है। तो ये पहले के जमाने में बिल्ली के बच्चे भी 7 दिन में खोलते थे, हमारी आंखें 15-15 दिन में खुली, लेकिन आजकल आप सही कह रहे हैं, बच्चे फौरन आंखें खोल लेते। अच्छा, मैं सिखा रही हूँ मल्टी वाइटामिन टी। मल्टी वाइटामिन टी, साथ में मल्टी वाइटामिन इसको नाम दे दें, या मसाला टी, जो आपकी ब्लोटिंग को खत्म करने में आपकी मदद करेगा। और जो एक है ना, खवातीन में फौरन की पतली हो जाऊं, पतली होंगे आप जब फैट वगैरह सब खत्म करेंगे। यह नहीं होगा कि आप माशाल्लाह पिज्जा, शौरमा, बर्गर और चॉकलेट सब खाएंगे और आप बोलेंगे कि उसके बाद मैं ये टी पी लूं, तो ऐसा कोई इसमें वो नहीं। ठीक है। इसमें लेमन ग्रास एक इतना सा टुकड़ा, पानी को खुलाए इसमें डाल रही हूँ। लौंग आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छी है, साथ साथ में आपके चेस्ट इन्फेक्शन के लिए भी अच्छी है। इसमें दालचीनी छोटा सा टुकड़ा, मेथी दाना चुटकी, सौंफ आधी टिप, ये चुटकी से थोड़ी ज्यादा, सौंफ ज्यादा डालेंगे आप, आधी हाफ टी स्पून, और जीरा, और इसमें आप डालेंगे बड़ी इलायची। ठीक है, बड़ी इलायची, इनको अच्छी तरह खोलाएं। ठीक है, खोलाने के बाद इसमें अगर चाय की पत्ती डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, कैफीन है, वो भी पेन को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। ये टी बना के रखें, थ्रू आउट द डे पीते रहे। अगर कैमोमाइल आपके पास है तो कैमोमाइल टी आपने अलग इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह इससे आपका वेट मैनेजेबल होगा और बच्चे को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपकी फीड मुतासिर नहीं होगी। जी बिल्कुल नहीं होगी, फीड अच्छी आएगी। अच्छा, पॉपकॉर्न बहुत अच्छे होते हैं, बेबी कॉर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, जिनको अगर फीड का मसला हो, नहीं आ रहा हो, तो आप उबाल के कॉर्न जरूर इस्तेमाल करें। आप कुछ लोग कहेंगे इससे गैस हो जाती है, तो उसके बाद अदरक का कहवा पी लें, लेकिन फीडिंग मदर जो चाहती है अपने बच्चे को फीड कराना, तो देखिए हम नेचुरोपैथी में जो प्रोलेक्टिन हमारा जो हार्मोन है, 4th हार्मोन, उसके लिए अगर वो सही नहीं है, और मैं कहती हूँ अगर आप सफ़ेद ज़ीरा, पॉपकॉर्न, मेथी दाना खा रहे हो तो आप नहीं खाओ। ठीक है, ताकि वो उसके अगर लैब्स रेज्ड हैं तो वो नहीं खाओ। तो ये चीज़ें इसको रेस्ट करने में आपकी मदद करती है, ताकि आप सही तरीके से फीड कराएं। ठीक है, ठीक है। हाँ, चले, आपकी चीज़ें कंप्लीट होगी जी। चले, अच्छा मुझे ये बताएं, हमें डॉक्टर वजीहा की पंजीरी बहुत अच्छी है, ये जो दी जाती है लड़कियों को, तो ये क्या सिर्फ बच्चा पैदा होने के बाद देनी चाहिए, या फिर ये बच्चा पैदा होने से पहले भी ली जा सकती है? इसका जरा मुझे कॉन्सेप्ट बताएं, ये कैसे काम? ज़्यादातर तो यही, ऐसा बच्चा पैदा होने से पहले अक्सर जो खवातीन के साथ मसला होता है ना, वो उल्टियाँ वगैरह, वोमिटिंग इश्यूज होते हैं, और कुछ खाया नहीं जाता, अक्सर एसिडिटी वगैरह के भी इशू हो जाते हैं। तो क्योंकि इसमें असली घी वगैरह डलता है, तो ये तो कभी कभार डाइजेशन इश्यूज आते हैं, तो बेस्ट यही है कि इसे बाद में लिया जाए। वैसे तो इसमें नट्स हैं, मखाने हैं, सारी ऐसी चीज़ें जो हेल्दी हैं, मगर ये कि बेस्ट ये है कि इसके बाद लिया जाए।
और ये बहुत अच्छा है। अब मैंने अक्सर माओं को देखा है वो वेट के चक्कर में कि हम लोग को घी पहुंचेगा, ये होगा वो होगा, तो फॉरन आफ्टर डिलीवरी प्लीज अपने वेट के बारे में मत सोचें, कोई भी ना सोचें। और वो खवातीन जो उनसे मिल रही हैं वो इस पे बात भी ना करें, क्योंकि बोल देते हैं फिर वो पहली इतनी हार्मोनल इश्यूज होते हैं। पता है डॉक्टर वजिया, असल में ना हमने देखी हुई ये वाकई, जब ये केट में अक्सर बताती हुई केट मिडल्टन वगैरह, जब ऐसे शाही खानदान में बच्चा होता था तो जैसे बच्चा पैदा कि जब बाहर निकले हुए तो उनको ड्रेस ही ऐसी पहनाई हुई कि उतनी पतली सी कमर नजर आ रही, तो लोगों को लगता है कि बस बच्चा पैदा किया और पेट ठक करके वैसे असल में ऐसा नहीं होता। देखिए एक चीज ये देखिए, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज यूनिक, सबका अलग अलग है। कोई लोग वाकई जल्दी अपने उस पर वापस आ जाएंगे, कोई नहीं आएंगे। और फिर बॉडी टाइप्स भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। एक एलिमेंट होता है वाटर और एयर और फायर, ठीक है। किसी में कोई एलिमेंट ज़्यादा होता है, किसी में ठीक होता है, अलग अलग तरह से। फिर क्या होता है, अक्सर मैंने ये देखा है कि जो मेरे पास क्लाइंट्स होती हैं, बात होती है ये चीज़ गर्म है ये हम नहीं लेंगे, ये ठंडी है ये हम नहीं लेंगे। कोई चीज़ गर्म ठंडी नहीं होती, हर चीज़ अगर एतदाल में ली जाए तो वो ठीक है। आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है वो चीज़ होती है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर वाकई आपको सूट नहीं कर रही है, आपने खा के देखा नहीं सूट कर रहा है, तो ठीक है आप मत लें, दूसरे पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होगा। अच्छा बच्चे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी, ये ब्लोटिंग क्यों होती रहती है, फिर उसके बाद ये ब्लोटिंग रह जाती है बॉडी में, इसके लिए हम इससे क्या गलत खा रहे हैं? देखें, गलत खाने की बात नहीं है। जब आप एक चीज़ से गुजर रहे हैं तो एयर आपके अंदर गई है, ठीक है। जब आपका ऑपरेशन हुआ तो भी आप ओपन हुए हैं, फिर नॉर्मल केस में भी बार बार आपने देखे किन चीज़ों से खवातीन गुजर रही होती हैं, ट्रॉमा में चली जाती हैं, तो एयर जाती है, साइंटिफिकली प्रूव बात है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी वजह से गैस्ट्रिक इशूज और ब्लोटिंग खवातीन में 99% हो रही होती है। तो उसके लिए अदरक का कहवा सबसे अच्छा है, खाने के बाद आप ले लें अदरक का कहवा, वो आपकी ब्लोटिंग आहिस्ता आहिस्ता सेट कर देगा। और फिर आफ्टर डिलीवरी बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ गर्म ठंडा कुछ भी नहीं होता, आप हर चीज़ लें, आप अंडा भी लेंगे, आप मीट का इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। और कोशिश ये करें सप्लीमेंट से ज़्यादा आप अपनी डाइट से क्योंकि इसको पूरा करें, क्योंकि गट इश्यूज बहुत ज़्यादा हमें नजर आ रहे हैं खवातीन में। उसकी वजह से जब आप सप्लीमेंट लेते हैं ना, तो फिर अगेन किसी को डायरिया कर देता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन कर देता है, क्योंकि आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद वो तभी सही से डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा। देखिए हम कुछ भी खा लें, असल चीज़ होती है एब्जॉर्प्शन। अगर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में नहीं गया, आपकी वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो फिर आप उस तरह से जो है आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी और वो जो दर्द तकलीफें वो उसी तरह रहेंगी। अक्सर इतनी ज़्यादा खवातीन कैल्शियम ले लेती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं, तो इन सब चीज़ों अच्छा मैंने कुछ देखा, कोई एक बच्चा देखा फैमिली में कि उसके दांत के साथ पैदा हुआ था, तो ये क्या होता है? मेरे ख्याल में कुछ नेचुरल होता है, कुछ बच्चे पैदा होते हैं दांत के साथ, कुछ होते हैं उनके दो दांत। से डरने की जरूरत नहीं, नहीं खुले होते मसूड़े किनके दांत होते हैं, ऐसे है तो आप डरना नहीं है बच्चों से। हाँ, बस वो ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा ख्याल करना होता है कि माँ को बाइट तो ये बड़ी वहाँ ऐसा नहीं कि कैल्शियम की बहुतायत की वजह से बहुत ज्यादा कैल्शियम बहुत सारी नहीं, अल्लाह ताला ने बच्चे को बड़ा प्रोटेक्शन में रखा। हाँ अच्छा, लाहौर से हमारे साथ कॉलर भी है। इरम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मैम? अल्लाह का शुक्र है। इरम मैम ना बोले, मदिहा बोले, मुझे टीचर थोड़ी आपकी टीचर जी। अच्छा मैम, मैंने ये सवाल करना है कि मुझे ना पहले एक मेरी 5 साल की बेटी है। अच्छा, उसके बाद यानी कि मुझे प्रेगनेंसी हुई थी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, मेरा मिसकैरेज हो गया, तो मेरा फेट हुआ है। तो फेट हो गया है तो मेरे से यानी कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, मेरी कमर में निचले हिस्से में इतना पेन होता है ना, तो ये एक तो हिप होती है, हिप के ऊपर जो मोटे वाला मासन है, यानी कि मुझे वैसे तो नहीं बोलना, मोटे वाला मासन, उस जगह पे इतनी शदीद पेन होती है, और उसके बाद मुझे हमल भी नहीं हो रहा। काइंडली मुझे आप बता दें प्लीज। ठीक है। कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? कॉन्स्टिपेशन का पूछना है वैसे कॉन्स्टिपेशन आपको रहती है? नहीं मैम। अच्छा, और आपका ऑपरेट हुआ था तो आपकी ट्यूब रिमूव हुई थी? जी मैम। अच्छा ठीक है, सही। अच्छा, जो कमर में दर्द है वो देखिए इनका तो क्रॉनिक प्रॉब्लम लग रहा है ना, और स्पेशली जब हिप के ऊपर जो जॉइंट में अगर वो कह रही हैं पॉसिबिलिटी है सैक्रोइलिक जॉइंट में अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह ना हो रहा हो, तो इनको ऑर्थोपेडिक को दिखाना चाहिए, बिकॉज कि अभी तो नॉन प्रेग्नेंट हैं, इवेल्युएट हो जाएगा। अगर कोई मेडिसिन वगैरह कुछ मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, हो सकता है इन्होंने वेट पुट ऑन बहुत कर लिया हो या इनका पोस्चर खराब हो, उसकी वजह से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं, बैक केयर की एक्सरसाइजेज, जिससे कि ये बेहतर हो जाता है। कितना मैटर करता है आपका?
बहुत, स्पेशली प्रेगनेंसी में ना, जिसको हम कहते हैं लंबर लॉर्डोसिस। एक तो प्रेगनेंसी का वेट आपका सेंट्रल पॉइंट होता है ना, आपका पेट बड़ा हो गया, ठीक है। अब उस पेट को बैलेंस करने के लिए पेशेंट या तो यूं चलते हैं या यूं, या आप देखें तो यूं चल रहे होते हैं, ठीक है। सो अब कंटिन्यूसली बेल्ट भी होती ना तो अब कंटिन्यूसली अगर आप यूं चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं, या आप यूं चल रहे हैं, तो आपको फिर वो पूरा बैक एक हो गया ना। और उसके बाद चले वो 9 महीने इस तरह, एंड देन डिलीवरी के बाद सबसे मुश्किल काम है ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे हम सुबह से बात कर रहे हैं। तो आप बेबी को तो आपने लैप में रखना ही है, फीड कराना है। सो उसमें क्या होता है, पेशेंट यूं कर के बेबी को फीड करा रहे हैं, सो आपका कंधा, आपका ये सब अलाइनमेंट खराब हो गए। सो ये सारी चीजें अब तो, और फीडिंग 2 साल चलेगी, बेबी वेट बढ़ता जाएगा विद टाइम। तो स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज स्टेब्लिश मिल्क होने के लिए 2-3 चीजें, एक तो बॉन्डिंग, दूसरा आपका पोस्चर सही हो, आप कंफर्टेबल बैठे हो, और स्ट्रेस फ्री। जो आपने हार्मोन्स की बात की, प्रोलैक्टिन, ये सब यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर आप स्ट्रेस में, सामने जैसे आपकी कोई घर वाली खवातीन बुढ़िया बैठी हुई है सारी, वो देख रही हैं आप कैसे फीड करा रहे हैं, ऑब्वियसली पहले बच्चे में शर्म आती है लड़कियों को, आपको प्राइवेसी चाहिए होती है। सो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। तो आप कंफर्टेबल कोई अपना पीछे तकिया रख लें, बेड पे बैठ के कर लें, या कुर्सी पे बैठ के। पिलोज आ गए फीड कराने के लिए। नहीं, अगर आपके पास सहूलत है तो सिंपल तकिया रख लें पीछे, अपने आप को पहले कंफर्टेबल करें, अपनी यहाँ लैब पे भी तकिया रख लें, ताकि आपका ये वजन भी कम हो जाए कि आपको बच्चे को पूरा उठाना पड़ रहा है, ठीक है। फिर फीड कराएं, क्योंकि मोस्टली आपको एपिड्यूरल इंजेक्शन भी लगा होता है, और उसके बाद का भी पेन है। मैं कितना वो हमने सुना था कि कहा जाता है कि बॉडी आपकी कच्ची होती है, इसलिए हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी खवातीन जो है ना, वो जल्दी से उनकी कोशिश होती है बस जल्दी ना हम ठीक हों और हम जिम का रुख कर लें। तो ये योगा या जिम या एक्सरसाइज वगैरह, इसके लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए? लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर सी सेक्शन हुआ है ऑपरेशन 6 वीक्स, तो आप जैसे वेट नहीं उठाना, तो कोई हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। योगा कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेचेस वगैरह ना करें कि आपकी बॉडी जो जिसका कहते हैं कच्ची है या स्टिचेस लगे हुए हैं वो ख़राब हो जाए। आप हल्की फुल्की जैसे वार्म अप कर लिया है, वॉक कर लिए, हल्के फुल्के बैठ के अपने मूवमेंट कर लिए, वहाँ तक ठीक है। योगा में कोई बुराई नहीं, लेकिन ऐसे एकदम से नहीं कि बस जी आपने 1 महीने में दारा सिंह बन गए आप। हाँ बिल्कुल, आपको 6 पैक बना लेने, आप बॉडी बिल्कुल स्लिप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ सारी बच्चियों से कि पहले 2 साल बच्चे के आप भूल जाओ अपने आप को, इसलिए कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी, आगे भी अल्लाह टाइम देगा, लेकिन 2 साल फुल बच्चे को टाइम देना है। और उसमें आपकी सेहत का अच्छा होना और आपका खुश मिजाज होना और सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टेंशन में रहोगे, वेट कम करना है, फिगर सही करना है, स्किन, बाल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ना आपका मदर फीड आएगा, ना आप घर को टाइम दे सकते हैं, ना बच्चे को टाइम दे सकते हैं, आप 100% आप परेशान रहेंगे। तो ये 9 महीने की प्रैक्टिस होती है कि जी अब आपने आने वाली की तैयारी तो कर ली है, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि जी हमने ये टाइम गुजारना कैसे। बिल्कुल रिलैक्स होके, अल्लाह की नेमत, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दे दी है, तो उसका ख्याल रखें, इतनी बड़ी अमानत दी है, और भरपूर तरीके से उसको एंजॉय भी कीजिए, और अपना ख्याल रखते हुए। डिप्रेशन, टेंशन किसी चीज़ का इलाज नहीं है। और जैसे डॉक्टर साहबा बैठी हुई हैं, बहुत सारे, आप काउंसलिंग ज़रूर करवाइए। अच्छा, मैं चाहूँगी मैं आप भी अपने काउंटर अपनी चीज़ें देख लें। मुझे आप ये बताएं, वो हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन के वाले से बात करते हैं, और आपने कुछ रेड फ्लैग्स के वाले से बात की, मुझे भी बताइएगा, मुझे अलामात बताइएगा। साथ में ये बताइएगा कि उस टाइम में औरत का, उसके पार्टनर का साथ होना, उसकी मियाँ का साथ होना और उसकी सपोर्ट का होना कितना इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बंदे कहते हैं ओहो ये तो मैंने तो सुबह ऑफिस जाना है, ये बच्चा रात में रोता है, तो वो दूसरे कमरे में जाके सो देते हैं। तो उसका भी उस औरत की नफ्सियात पे कितना असर पड़ता है? पोस्ट नेटल डिप्रेशन जो है वो बहुत सारी न्यू मदर्स को भी होता है, प्रेगनेंसी में भी चल रहा होता है, पहले भी होता है, बट अब डाटा बताते हैं बहुत सारी न्यू मदर्स को भी होता है। अच्छा, जब इंसान डूब रहा होता है तो उसको आसपास की सहारे की चीज़ें वैसी ही नज़र नहीं आती हैं, तो फैमिली का रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो आपके सबसे नज़दीक है, आपका हस्बैंड। आप दोनों ने मिल के एक सीड डाला है ना, एक बीज बोया है, उसकी हिफाजत सिर्फ माँ का काम तो नहीं है, तो फादर की भी उतनी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। वैसे आजकल तभी तो बाहर पैटर्नल लीव्स मिलती है, पैटर्नल पोस्ट नेटल डिप्रेशन भी है अभी आजकल, कि वो भी उसी तरह उनको उदासी मायूसी होती है। अच्छा, नॉर्मली उदासी मायूसी की डिप्रेशन की जो अलामात हैं, जिसमें भूख, नींद, मिजाज में जो है वो रोना बहुत ज़्यादा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी में कमी, फिर फटीग होना, एनर्जी ना होना, सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो है जो खुदकुशी के ख्यालात, सेल्फ हार्म के ख्यालात।
अच्छा, रेड फ्लैग्स में यही है कि अगर आपको लगता है कि 2 वीक्स में अलामात आपके बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उसमें सबसे ज़्यादा हर वक्त का रोना और अपने आप को खुदकुशी के, अपने आप को हार्म करने के ख्यालात और साथ साथ बच्चे को हार्म करने के ख्यालात, इन्फेंटिसाइड जो कहते हैं, क्योंकि माँ इतनी डिस्करेज्ड होती है, इतनी होपलेस होती है कि उसको खुद भी जीने का दिल नहीं करता, तो उसके जहन में ये आता है कि चलो मैंने तो जाना ही है, तो मैं पहले बच्चे का कौन ख्याल रखेगा, तो मैं मतलब बच्चे को, और हमारे पास बहुत डाटा ऐसा है जहाँ पे मदर्स ने बच्चे की जान ली है, बट दैट्स ए वेरी एक्सट्रीम। तो आपको रेड फ्लैग्स में 4-5 चीज़ें हैं कि अगर आपको लगे कि मुसलसल आप रो रहे हैं और आपको नींद की कमी है, और बच्चे के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं बन रही। हाँ जी, ये जो पोस्ट नेटल डिप्रेशन है ना, इट्स बियॉन्ड देन योर ओन डिप्रेसिव सिम्टम्स। आपका मदर इन्फेंट रिलेशनशिप, आपके सारे घर वालों का रवैया आपके साथ कैसा है, आपके हस्बैंड की सपोर्ट कैसी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल ये होता है कि रात को जागने के जो मसले होते हैं ना, जो एकदम से रूटीन चेंज हो जाती है, उसमें औरत खुद नहीं कोप अप कर पाती, एंड बीइंग अ न्यू मदर इट्स अ न्यू वर्ल्ड। तो आपकी बहुत सारी चीजें आपका रोल प्ले कर रही थी, जहाँ जिस्म इतना इम्पोर्टेंट है वहाँ रिलैक्सेशन एंड पीस। अच्छा, आप बात में ऐड करो, आप कुछ हाँ, मुझे इसी के हवाले से एक पॉइंट यहाँ पे नोट बढ़ाना था। जब औरत माँ बनती है उसके बाद 2 हार्मोन्स है ना ज़्यादा एक्टिव हुए होते हैं बॉडी में। एक तो प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से आपका स्टिमुलेट होता है मदर फील, उसके अलावा ऑक्सीटोसिन होता है। अच्छा, उसको हार्मोन को किस तरह से वो आपका वर्क करेगा, जैसे इन्होंने कहा कि फादर इतनी हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हार्मोन ज़्यादा हुआ होता है। और वो क्या कर रहा होता है, वो आप जब अपनी बॉन्डिंग करेंगी ना बेबी के साथ, जिस टाइम वो सो रहा है आप सोएं, ये सब काउंसलिंग ना पूरे घर की होनी चाहिए, आपके साथ साथ मदर के साथ साथ। तो उनको थोड़ा सा ये चीज़ टाइम दें, जितना ज़्यादा आप उस बच्चे को उसे फीड कराएंगे, उसके करीब रहेंगी, ये हार्मोन आपका बढ़ेगा, और यही हार्मोन आपको नींद भी लेकर आएगा, आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को भी कम करेगा, और जिसे कहते हैं रिलैक्स करेगा वो। और उस रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है कि बेबी के साथ टाइम स्पेंड 3 मंथ्स। देखिए, अब उसमें भी कभी कभार बच्चे रो रहे होते हैं, तो चीज़ों को समझना, कॉलिक बेबीज जो होते हैं, तो देखिए ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा रो रहा है या ये चीज़ें हैं, तो आप एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, और क्योंकि ये आपको खुद ही आप रिलैक्स होंगी, पता है आप सोएंगी भी टाइम से। आप माँ भी तो खुद ऐसे खुराक खा रही थी कि बच्चे को कैसे, अगर आपने गैस से, हाँ, अगर आप मदर फीड पे, तो फिर आपको अपनी खुराक को भी देखना बहुत ज़्यादा अवॉइड चीज़ें क्या करनी चाहिए, फिर मेरे से क्वालिटी मौजूद वो चीज़ें जो गैस बढ़ाती हैं आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो जितना जंक है उसको अपने घर से निकाल दीजिए, कच्ची मीठा शुगर अवॉइड करो, कच्ची सब्जियां रात को अवॉइड करें। बट बहुत ज़्यादा सिर्फ मदिया है कि अगर रेड फ्लैग्स आ रहे हैं ना, तो ज़रूर कंसल्ट करें, कंसल्टेशन भाई, और दवाई बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं वैसे पूछूंगी भी, अगर इसको ना देखा जाए तो कितना खौफनाक हो सकता है, लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं शमीला कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मदिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहिए? वैसे मदिया इतना ज्यादा मुझे कोई खास सवाल पूछने नहीं, क्योंकि माशाल्लाह सवाल सारे वही पूछ रहे होते हो जिनके बारे में हमें आप लोगों से नॉलेज मिल जाती है। सिर्फ मैंने एक सवाल ये पूछना है कि जैसे स्टिचेस वगैरह लगते हैं डिलीवरी के बाद, तो उसमें हम लोग क्रीम भी लगा लें, लेकिन अक्सर जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है उधर खारिश बहुत रहती है। अब समझ में नहीं आता बंदा क्या करे। बाज़ दफा तो ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत ज्यादा खारिश भी करें ना, तो हल्के हल्के निशान व्हाइट कलर के वो आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा ये, जब डिलीवरी के वक्त यानी जब सीजर होता है उस वक्त पेन पे हमें एक इंजेक्शन लगता है बैकबोन पे, तो वो वक्ती तौर पर तो ठीक है, हम लोगों को उससे रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, मैक्सिमम आप ये देखोगे जैसे सर्दियां आती हैं या गर्मियां आती हैं, उसमें बैकबोन पे हम लोगों को इतना दर्द होता है कि हम लोग जितनी भी केयर कर लें, लेकिन हमें वो दर्द रहता है, वो दर्द हमारा खत्म नहीं होता। बार दफा ऐसा होता है कि झुक के इनके अगर बच्चे की कोई पेंसिल या कोई चीज गिर भी जाए ना, हम लोग उसको झुक के उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुंह से एकदम की चीख निकलती है कि अम्मा दर्द हो रहे हैं। वो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? बाकी मदिया आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, आपका पैनल बहुत अच्छा है। मैं सुबह सिर्फ एक ही चीज देखती हूँ कि आज मदिया का प्रोग्राम में इन्होंने टॉपिक क्या रखा हुआ है। तो नाइस ऑफ यू मदिया, बहुत 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 दुआएं आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के शमीला। हाँ जी, ये तो पहले बताएं जो क्रीम स्टिचेस देखें, स्टिचेस का हीलिंग का एक टाइम होता है, ठीक है। आपके शुरू में जो स्कार होता है, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी के हो चाहे सिजेरियन का, ठीक है, पहले तो हीलिंग होती है आपके 7 डेज 3 वीक्स लगते हैं पूरा स्टिच लाइन होने। उसके बाद क्या है, स्कार कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका स्ट्रेच होता है। ये नॉर्मल स्किन में हीलिंग प्रोसेस है। जब स्ट्रेचिंग होगी ऑब्वियसली, तो वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की वजह से इरिटेशन, ड्राइनेस फील होती है, इचिंग होगी, आपको खारिश होगी। उसको मॉइस्चराइज रखें, सबसे अच्छा है उसको साफ रखें, साबुन पानी धोएं, कोई भी मॉइस्चराइजर
मॉइस्चराइजर, या सबसे अच्छा होता है आप कोकोनट ऑयल एलोवेरा थोड़ा मिला के लगा लें उस पर, उसका आप स्ट्रेच मार्क्स भी उससे बेहतर हो जाते हैं और आपका मॉइस्चराइज अच्छा रहेगा। दूसरा उन्होंने बैक एक के लिए कहा कि सुबह से मैं ये समझा रही हूँ, बैक एक सिर्फ बेचारा एपिड्यूरल स्पाइनल की वजह से नहीं होता, वो शुरू से आपकी प्रेगनेंसी एंड देन पोस्टपार्टम एंड देन आफ्टर सिजेरियन आपको सिखाया जाता है कि आप बैक की एक्सरसाइजेस कैसे करें, बैक केयर कैसे करें। आपने अगर कोई नीचे से झुक के चीज उठानी है तो आप यूँ झुक के नहीं उठाएं, अपने नीज पे आप बेंड करें और फिर उठाएं, ठीक है। तो ये चीजें उनका ख्याल करें, ज्यादा वजन नहीं उठाएं। और ऑब्वियसली सर्दियों में पेन ज्यादा होता है तो आप अपना एक तो वजन कम करें। पुरानी सारी मोचे जो वो जाग जाती हैं। अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे मैंने उम्मे को तो वहाँ काउंटर पे भेजा था, तो उम्मे की हम रेसिपी से आएंगे। उम्मे क्या क्या चीजें बनाएंगी जल्दी से बता दें। अभी इन्होंने पूछे स्ट्रेच मार्क्स के लिए मसाज ऑयल बनाएंगे, और एक जैसे जो बहुत से लोग वेट की वजह से पंजीरी नहीं खाते तो उनके लिए एक डिफरेंट टाइप की, मतलब हमारे डिफरेंट लैंग्वेज में कहा जाता है मुई कहा जाता है, पता नहीं क्यों कहते हैं उसको, लेकिन वो बड़ी मजे की होती है और वो वैसे भी खाई जा सकती है। और ये 2-3 चीजें जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छी हैं। चले छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद से किचन काउंटर में जाएंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, 4th ट्राइमेस्टर की हम केयर के हवाले से बात कर रहे हैं, और क्योंकि देखिए आपकी बॉडी इतने चेंजेस से गुजरती है, आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेच होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरा एक जान को, एक जिंदगी को आपने पेट में ले फिरते हैं। उसके बाद जब आपकी बॉडी वापस आती है, आपकी यूट्रस ओरिजिनल जगह पे आती है, तो लड़कियों को बहुत कम ऐसी परसेंटेज है, मैंने देखा कि लोगों को स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते, लेकिन मोस्टली लोगों को स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। तो वो लड़कियां जो स्ट्रेच मार्क्स की वजह से भी परेशान होती हैं, डिप्रेशन में जाती हैं, डिप्रेस मत हुई। ये बेसिकली एक ट्रॉफी भी है आपके लिए, और आप बता सकते हैं कि जी देखिए मेरी बॉडी इतनी खूबसूरत चेंजेस से गुजरते हुए मैंने एक जिंदगी को इस दुनिया में लेकर आई हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन अगर आप बहुत परेशान हैं तो स्ट्रेच मार्क्स कम कैसे होंगे, उम्मे बताएंगी। जी उम्मे। अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स का मैं बताती हूँ, लेकिन पहले एक छोटी सी चीज़ बताऊँ कि कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नींद बहुत ज़रूरी है, सोना वक्त पे बहुत ज़रूरी है, थोड़ी नींद भी पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो पहले ज़माने में हमारे यहाँ बनते थे, जो पिलो कवर होता है, तकिया गिलाफ होता है, उसके अंदर लेवेंडर के फूल साफ करके उसको क्रश करके, मेहंदी के पत्ते और गुलाब की पत्तियाँ ये उसमें भर लीजिए, और हल्का सा उसमें लेवेंडर, जैसे लेवेंडर के फूल के लकड़ी वगैरह हटा के फ्रेश भी मिल जाते हैं, बड़े अच्छे मिल जाते हैं, और वो पिलो के अंदर आप भर लीजिए, उसमें हल्का सा लेवेंडर ऑयल छिड़क दीजिए, और इस तकिए पे आप जब सोएंगे तो आपको नींद थोड़ी देर के लिए भी आएगी, लेकिन बहुत अच्छी पुरसुकून आएगी। तो ये जरूर कीजिए, इसलिए कि माँ को टाइम बहुत कम मिलता है। अच्छा, और वो लोग जो कहते हैं जब बच्चा सोए सो जाओ, वो कैसे हो सकता है? ये कैसे ये होता है? अच्छा, मैं भी यही कहती हूँ अपने बच्चों को, मैंने यही कहा है जैसे कि जब सोता है, इसकी दोनों बच्चियां बाहर होती हैं, पहली चीज ये है कि अभी एक ही चीज है कि कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कि वही कि 9 मंथ, मेरा हमेशा ये था कि 9 मंथ आपने प्रैक्टिस करनी है आगे आने वाले दिनों के लिए। और जो अकेली बच्चियां रहती हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, जो मुल्क से बाहर है। बिल्कुल, वो किस तरह से करेंगी, वो काम भी करती हैं, बच्चे भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं। पंजीरी जिसे कह रहे हैं वो जरूर खानी चाहिए, कमर के दर्द के लिए बेहतरीन चीज है। नहीं तो मखाने, गोंद जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो भी नहीं इस्तेमाल करते, वो एक चीज और बता दूंगी, लेकिन वजन को ना सोचें, ये सोचें कि सेहतमंद होना जरूरी है। वजन तो साल 2 साल बाद खत्म, मतलब कम हो जाएगा, लेकिन अगर सेहत खराब होगी तो वो जिंदगी भर के लिए खराब रहेगी। अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, जाना बहुत मुश्किल से जाते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, लेजर ट्रीटमेंट्स हैं जिसकी वजह से सही हो जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है कि जैसे अब खारिश की बात हुई कि ड्राइनेस हो रही है, तो तिल का तेल और आपका जो है ये नारियल का तेल, इनको मिला के आपने लगाना। ये तो 2 चीज़ें हो गई कि दोनों को मिला के आप इसकी बॉडी पे मालिश करें, रोज़ाना के हिसाब से करें, खासकर जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स मौजूद हैं। उसके अलावा किसी के बहुत गहरे होते हैं, बहुत डीप होते हैं, बच्चियाँ आती हैं, हम उनको फाइब्रोब्लास्ट करते हैं, लेज़र करते हैं, उनके बहुत डीप होते हैं, तो बच्चियाँ बड़ा परेशान होती हैं। उसके लिए करना है कि एलोवेरा जेल लेना है, फ्रेश एलोवेरा जेल लिया। इसके ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं कि अगर आपके लेजर ट्रीटमेंट्स हैं, इसके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, 2-3 सेशन में स्किन क्लियर हो जाती है, लेकिन करवाना पड़ता है, और ऑब्वियसली पूरी बॉडी पे तो महंगे भी बहुत पड़ते हैं। तो उसके लिए पहली चीज के एक तो ट्रॉफी समझ के उसको एक्सेप्ट करें, दूसरा है कि शौहर को समझना चाहिए। माएँ तो समझ लेती है, लेकिन वो शौहर की वजह से जो है परेशान होती हैं, तो फिर इस वजह से वो डॉक्टर्स के पास भागती हैं। एलोवेरा जेल आपने लेना है, एक पत्थर आता है मुर्दार संग के नाम से, इसको आपने बारीक पिसा हुआ लेना है,
एक पाउडर लेंगे, इसे घर में ये पीस नहीं सकते, इसको आपने एलोवेरा जेल में मिलाना है और जहाँ पे आपके बहुत डीप स्कार्स हैं, मतलब स्ट्रेच मार्क्स है, वहाँ पे इसको आपने लगा लिया। थोड़ी देर लगा के इसको मास्क की तरह जैसे लगा के लेप लगाएंगे, 10 मिनट में ड्राई हो जाएगा। इसको आपने प्लेन वाटर से वॉश कर लेना, सादे पानी से। अच्छा, इस तरह से बिल्कुल आपका एलोवेरा के अंदर ये पेस्ट बन जाएगा, मास्क बन गया। इसको रगड़ना नहीं है, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ऑयल बता रही हूँ, ये ऑयल बहुत इफेक्टिव रहता है। इसमें आपने नारियल का तेल लेना है। ऑयल का रेशो का मसला नहीं है, आप आराम से मिक्स करके ले सकते हैं इक्वली। सबसे अच्छा जो है स्ट्रेच मास्क के लिए सफ़ेद तिल का तेल होता है। किसका तेल होता है? सफ़ेद तिल का। सफ़ेद, हाँ। आपने सबसे पहले नारियल का तेल लिया, फिर आपने सफ़ेद तिल को से मार्केट में क्या अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? सेसमी ऑयल। अच्छा, सेसमी ऑयल। और इसके बाद हमने कैस्टर ऑयल लेना है। ये तीनों तेल जो है हमने इक्वल लिए और इसके साथ हम मिलाएंगे वीट जर्म ऑयल। नॉर्मली विटामिन ई होता है, प्योर विटामिन ई ऑयल जो आपको मिलता है, वीट जर्म तुख्मे गंदम कहते हैं इसको। वीट जर्म ऑयल इसमें डालेंगे, तकरीबन जितना जितना आपने ये लिया उसका ही आधा हिस्सा ये डाल देंगे, इसलिए बहुत महंगा होता है। और इसमें आखिर में तो आपका ये ऑयल बड़ा अच्छा सा बन गया है, इसमें आपने एलोवेरा जेल मिला लेना है फ्रेश। और ये आपका जो ऑयल बनेगा, इसको आपने रोज आना, मतलब आपको डिलीवरी के बाद मालिश करनी चाहिए। तो नहाने से पहले इस ऑयल को लगा लेंगे, नहाने के बाद हल्का सा लगा लीजिए, तो ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को बहुत जल्दी ठीक करेगा। अच्छा, सिर्फ डिलीवरी के बाद में इसको आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लगा सकते हैं। स्ट्रेच हो रही होती है, ड्राइनेस हो रही होती है, तो इस तेल को हल्का हल्का लगा के पेट के ऊपर, टांगों पे, जहाँ पे भी इसको हल्का हल्का मसाज करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इनफैक्ट ये मैं ऐड करूंगी इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी में आप लगाएंगे ना, दिस इज फॉर प्रिवेंशन। तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी ना, तो स्ट्रेच नहीं होगी, तो स्ट्रेच मार्क्स कम पड़ेंगे आपको। और नाखून भी काट देना चाहिए वरना डीप हो जाता है। अच्छा, हमारे तो कहा जाता है कि लकड़ी का जो कंगा होता है ना, तो हमारी अम्मी हमें मतलब कहती थी कि नानी और के हल्का हल्का उसको हल्का हल्का बस फिरा दो, रगड़ना नहीं, तो उससे निशान नहीं पड़ते। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को निशान नहीं पड़े, तो ये आपने करना। अच्छा, जो दूसरी चीज़ बता रही थी कि बहुत सी बच्चियाँ होती है कि पंजीरी खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, और जैसे आजकल के बच्चों के दिमाग में कि घी की स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या क्या। तो एक चीज़ बनती है हमारे यहाँ, बहुत पुराना नुस्खा है ये, बादाम, पिस्ते, चार मगज और मिश्री, इन चारों को इस तरह से पीस के रख लिए जाते हैं, कूट के रख लेते हैं, इस तरह से अलग कर लिया आपने। सिर्फ 4 चीज़ें, और एक ये हल्दी और मक्खन, ये अलग बना के रखते हैं। ये मैंने अपने बच्चों को भी खिलाया है कि पूरा ही बना के मैंने पूरा हल्दी और मक्खन। हल्दी और मक्खन। अच्छा, इसको करना क्या है कि आपने 1 कप दूध गर्म किया, जब दूध गर्म हो गया है तो आपने इसके अंदर 1 चमचा ये डाला, जो चारों का मिक्सचर है, और थोड़ा सा ये जो हल्दी और दूध है, जो दर्दों की शिकायत कर रहे हैं, मक्खन, इसमें मक्खन की जगह देसी घी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तकरीबन आपने 1 कप में 1/4 टीस्पून डालना है, इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और खाली हल्दी पीने का कोई फायदा नहीं, जब तक उसमें चिकनाई नहीं होगी, कर्क्यूमिन रिलीज नहीं होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने काफी देर से कॉलर वेट कर रही है, मैं शुमाइला कॉल में क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शुमाइला? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। मैंने अपना सवाल ये करना था कि मेरा बच्चा बड़े ऑपरेशन से पैदा हुआ है, तो मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द रहता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी जी, बहुत शदीद दर्द रहता है, इसकी वजह से मैम बल्कि इसको बोलें कुछ बता दे। चले, उनसे वो कर देंगे। और हम उस सुबह से जब से शो शुरू हुआ है, हमने कमर के दर्द के हवाले से बात भी की है, और अभी उम्मे ने एक बड़ी चीज बनाई है, तो मैं आप उसको भी जरा देखें, मैं फिर आपके पास डॉक्टर आपके पास भी आती हूँ ताकि। अच्छा, देखिए इस तरह से बन गया है। अच्छा, बहुत से लोग अगर उनको है कि जी वैसे जिससे अब डिलीवरी के अलावा भी वैसे जिससे भी कहा कि कमर में दर्द है या कोई और इशू है, तो सिर्फ आपने हल्दी, उसमें अंदर मक्खन या घी डालना है, थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना दालचीनी डाल दीजिए, इसको मिला के रख लीजिए। रोजाना आधे कप दूध के अंदर या 1 कप दूध के अंदर 1 चमचा डालें और पी लीजिए। इंशाल्लाह जो दर्द हो रहे हैं इन सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। सही, ठीक है, अच्छी चीज़ है। हाँ, क्योंकि मैं चले आप कहते हैं क्योंकि मैं टाइम का देख रही हूँ। जी नहीं, आप ऐड कर दें, आप ऐड कर दें। अच्छा, देखिए कमर कस जड़ी बूटी है, वो है कमर को कसने के लिए। आपने क्या करना है, कमर कस लेके देसी घी में उसको फुला लेना है, फुलाने के बाद पीस के पाउडर बना लेना है। सुबह निहार मुँह जिनके बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आप किसी अद्वियात पे नहीं, तो 1/2 टीस्पून आप फाँक लें, इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। और जो तकिया होता है जिनकी दर्द होता है, तो डोनर कुशन होता है, उसमें बैठे। और होम्योपैथिक की 2 दवाइयाँ उसके लिए बहुत बेहतरीन है, कलकेरिया फ्लोर 6x, कलकेरिया फॉस 6x। 4 टैबलेट दिन में 3 बार ले लीजिए। चिकनगुनिया के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ में कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। और
ऑपरेशन अगर हो तो आर्निका 1 ml, 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम, 1 घूंट पानी से बस एक दफा लेना है। जो आपकी बॉडी को ट्रॉमा होता है ना ऑपरेशन का, उससे आपको निजात होगी इंशाल्लाह। अच्छा उम्मीद नेक्स्ट सीजन क्या बना रहे हैं? अच्छा बॉडी मसाज ऑयल बता रहे हैं। अच्छा इस मसाज ऑयल का ये सिर्फ मसाज नहीं है, सिर्फ ये माँ के लिए है, लेकिन ये बॉडी को रिलैक्स भी करेगा, आपके दिमाग को भी सुकून देगा और आपको मतलब एक नींद अच्छी आएगी, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। इसमें हमने लेना है ऑरेंज ऑयल, ठीक है। ऑरेंज ऑयल लेंगे हम तकरीबन 1 स्पून, इसकी खुशबू से आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगी। इसके बाद हम इसमें रोज़ ऑयल लेंगे, ये भी तकरीबन 1 स्पून के करीब हम लेंगे, मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे नैरोली ऑयल, ये ऑरेंज का ये भी होता है, ऑरेंज के फूलों का, ये भी हम 1 स्पून लेंगे। और इसके साथ हम जो है इसमें ऐड करेंगे लेवेंडर ऑयल 1 स्पून। ये चारों ऑयल जो है एसेंशियल ऑयल 1 स्पून लेने, और इसके साथ फिर हमने मिलाना है तकरीबन 1 प्याली के करीब बादाम का तेल या सफ़ेद तिल का तेल, इनमें से कोई एक ऑयल ले लें, ठीक है। ठीक, अच्छा ये जब ऑयल आप लगाएंगे, इसको सिर्फ बॉडी पे मसाज नहीं करना, आपने इसको हल्का सा कनपट्टी पे भी लगाना है, सर की बालों की जड़ों में भी लगाना है, गर्दन पे ज़रूर लगाना है, सोते वक्त पैरों पे ज़रूर लगाना है। अगर आप पूरी बॉडी पे नहीं भी लगा रहे हैं तो जैसे अभी बिल्किस ने कहा था कि सोते वक्त पैरों पे तेल ज़रूर लगाएं, नाफ में ये तेल ज़रूर डालें, कान के पीछे ये तेल ज़रूर लगाएं और गर्दन पे ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो। तो ये माँ के लिए बहुत अच्छा। इसको हल्का सा जरा सा एक उंगली पे लेके बच्चे के कान के पीछे भी इसको हल्का सा लगाया जा सकता है। एक चीज छोटी सी ऐड करूंगी कि जब छोटा बच्चा होता है उसको हम बहुत सारी मेडिसिन नहीं दे रहे होते, और कहते हैं माँ का फीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चे को या रैशेज हो जाते हैं, जैसे अब सर्दी आ रही है, तो जो मदर फीड होता है सिर्फ हल्का सा लेके बच्चे की स्किन पे लगा दे तो वो जबरदस्त एंटीबायोटिक है, स्किन को ठीक कर दे, बहुत जबरदस्त होता है। तो इसको आप मेरी अभी मैंने अपनी क्लाइंट को ही बताया था, ड्राइनेस हो गई थी लास्ट ईयर की बात है, तो वाकई जड़ से बिल्कुल मतलब कोई एंटीबायोटिक माँ का जो फीड है, वाओ। और आपको पता है इसकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होती है, सुबह डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है मदर फीड की, रात में अलग। और थोड़े सोर निपल्स होती हैं मदर की अपनी, उसके लिए भी हम कहते हैं कि अपना मिल्क उस पे वो भी सही हो जाए, इट आल्सो गेट्स बेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मदर फीड बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए मदर को खाना भी अच्छा खाना है, हेल्दी ताकि फीड अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा और बच्चे के लिए भी अच्छा। अच्छा और नेक्स्ट टाइम क्या बना रहे हैं? बस बाकी सब चीजें हो गई हैं ऑलमोस्ट जाने से, कि मदर फीड जैसे बिल्किस ने बता दिया सूजी का, लेकिन सुहाजना जो है बहुत मतलब बहुत सारे इसमें विटामिन होते हैं। आप सिर्फ सुहाजने के जो पत्ते हैं उसका कहवा बना के पी लीजिए, या थोड़ा सा सुहाजना खाना शुरू कर दीजिए, उससे भी फीड में आपका इजाफा होगा, ताकत भी मिलेगी, दर्दों में आराम आएगा, सारे विटामिन मौजूद हैं। सौंफ, जीरा और मेथी दाना इसको मिला के थोड़ा सा फाँक लीजिए, सारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा, फीड भी अच्छा होगा और जो तकलीफ है उससे भी निजात देगा। चले वेरी नाइस। मुझे बताएं मदर फीड के लिए क्या ग़िज़ा आप तजवीज़ करती हैं कि ये चीज़ खानी चाहिए? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट में क्या चीज़ है जो कि ज़्यादा चाहिए? कुछ जैसे कहते हैं कि सौंफ का पानी पिए। सुबह जो है असल में जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी ताकत होती है अच्छा एब्जॉर्ब करने की, एम्प्टी स्टमक बहुत अच्छी एब्जॉर्ब्शन होती है। तो ये जैसे इन्होंने बताया ना कि जीरा सौंफ, मैं तो ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ जीरा सौंफ आप रात को भिगो दें, उसका पानी पी लें, तो वो बेस्ट है क्योंकि अच्छी एब्जॉर्प्शन हो रही है ना। फिर उसके बाद जो आपको नाश्ता करना है, पंजीरी अपने नाश्ते में ऐड करें सुबह के टाइम पे, अंडा जरूर लेना है, फिर आपको मीट का इस्तेमाल जरूर करना है, बड़े के गोश्त। हाँ, और फिर जैसे बीच बीच में भूख लग रही होती है तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, उसमें बार बार मदर को जो करा रही होती है, बजाय कि आप जंक्स पे चले जाएं, इन चीज़ों पे चले जाएं। और ये मखाने जो होते हैं उसको दूध में भिगो के रख दें, बेस्ट है ये आप किसी टाइम पे ले लें। और जो है और जो आप रात को अच्छा जो दोपहर का खाना खाएं आप, तो उसमें आप सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर रात में कच्ची सैलेड नहीं लेनी है। अच्छा जैसे मुझे बताएं ये जो पंजीरी है, पंजीरी के बारे में कहा जाता है क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें मौजूद होती है कि वो फिर जो आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको कम करता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये देखिए जो पहले ज़माने में चीज़ें बनाई जाती थी, हमें उनका डॉक्टर से हमें पता ही नहीं था कि क्या फ़ायदा था। मुझे अब ये बताएं कि अगर हम ट्रीट नहीं करें, आ जाओ मैं आज प्लीज़ आ जाए, मुझे बताएं अगर हम चीज़ नहीं ट्रीट करें, आपको सारे डिप्रेशन के साइन नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि औरत माँ बच्चे से प्यार नहीं कर पा रही, वो उससे रिलेट नहीं कर पा रही, वो उससे बॉन्ड नहीं कर पा रही, उसको टेंशन है, उसको फीड नहीं आ रही, वो मुसलसल उसको भी कोस रही है, अपने आप को भी देख रही है, वो देख रही है उसकी मियाँ का रवैया भी से चेंज हो गया, जिससे मैंने कहा ना कि दूसरे कमरे में जाके सो गया। जी बहुत सी चीज़ें एडअप होती जाएंगी अगर इसका इलाज ना हुआ। बिल्कुल कितना खौफनाक हो सकता है, बहुत खौफनाक हो सकता है, बच्चे की जान जा सकती है, माँ खुद अपनी जान ले सकती है। 20% फीमेल्स में पोस्टनेटल डिप्रेशन में 3.3% इज़ द सुसाइड रेट आलमी इदारा सेहत के मुताबिक। तो खुद शनासी, खुद को समझना, अपने अलामात को समझना, घर वालों को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन
ट्रीटमेंट। डॉक्टर कुसुम, अब माँ चाहे खुदकुशी ना भी करे लेकिन माँ की मेंटल हेल्थ फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वो इतनी डिस्ट्रॉय हो जाती है कि वो बच्चे को लगता ही नहीं कि उसकी माँ उसके लिए कभी मौजूद भी थी, जो कि वो थी भी, वो चाह के भी चीजें नहीं कर पा रही होती। हाँ, तो इलाज वही जरूरी हो, ना हो तो आगे जाके बच्चे के फिर बिहेवियरल इश्यूज, बच्चे की अपनी पर्सनालिटी में इश्यूज आ जाते हैं। तो ये तो एक सिलसिला चलता रहता है। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अभी आप कितनी चीज़ें देख लें, ADHD देख लें, प्यूबर्टी में डिप्रेशन देख लें, ये सब चीज़ें ये शो कर रही हैं कि प्रेगनेंसी में आप अगर जहनी अपनी तनाव से गुजर रहे होते हैं तो उसका बच्चे पे असर बहुत ख़राब होता है। नशा जो करती है ख़वातीन, नशा करती है, एग्जैक्टली, नशा, सिगरेट। अच्छा, दूसरी बात है स्टिग्मा इतना इन्वॉल्व है ना, स्टिग्मा इतना इन्वॉल्व है कि अगर बेचारी औरत बोल भी देती है तो उसको डर ये होता है कि कहीं ये मुझे पागल करार देकर मुझसे बच्चा ना छीन ले और मुझे घर ना भेज दें। एंड आई हैव सीन सो मेनी लेडीज। तो बड़ा जरूरी है फैमिली का रोल, बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी इलाज कराएंगे इतनी जल्दी, बिल्कुल दवाइयों से बहुत बेहतरी हो जाती है। अदरवाइज बिल्कुल आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं। बनाना मेरे ख्याल है माइंडसेट बहुत ज्यादा किरदार अदा करता है हर चीज में। अगर जब मैंने ये देखा है कि जब बच्चा डिलीवर होने वाला हो तो उससे पहले खवातीन बैठ के अब तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, अब तो तुम्हारी रातों की नींदें हो जाएंगी, तो इस तरह की बातें उसको बताया कि जैसे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अब इसकी जिंदगी बस कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए इतना, एक तो सबसे पहले आप प्लान करें, जैसे स्टार्ट में बात की है, जब आप प्लान करेंगे ना आपको पता होगा कि हाँ देखिए आप कोई भी काम करें, अगर आपको पढ़ना भी है, स्कूल भी जाना है, जब से आप इस जिंदगी में हर चीज आपको देते हैं, हर चीज एक वो चीज मांगती है। ऐसा नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये चीज है। तो आप इतनी बड़ी ब्लेसिंग से गुजर रहे हैं, आप एक माँ बन रही हैं, उनसे पूछे जिनकी औलाद ही नहीं हो सकती, ठीक है? तो प्लीज आपको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा, बट आपको अपने प्रिपेयर करना है अपने आप को कि हाँ ये चीजें होंगी, हाँ ऐसा होगा, और उनको ये बताएं। पे भी जाना है ना, आपने ये भी सोचना है कि आपने अब इस बच्चे को 3 महीने के बाद आपकी लीव खत्म होगी तो यू हैव टू गो बैक टू वर्क। सो उनको वो भी प्लानिंग कर लेना चाहिए कि बच्चे के लिए कोई आपके पास घर में फैमिली मेंबर हो जो टेक केयर करे। ब्रेस्ट फीड आपको पता होना चाहिए कि 24 आवर्स तक आप मिल्क जो है फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप मिल्क एक्सप्रेस करके बॉटल में रख के जाए अपने बच्चे के लिए, तो ये ब्रेस्ट फीड आप एक्सप्रेस करके बच्चे को, बहुत से लोग तो वो फ्रीज कर लेते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। इसको अगर कम आ रहा है तो फीड करने, लेकिन बेबी को एटलीस्ट ब्रेस्ट मिल्क तो मिल जाएगा, ठीक है? प्लस बेबी की केयर के लिए आपके पास कुछ लोग हों, आप अपने वर्किंग आवर्स अगर चेंज कर सकते हैं तो कुछ कम कर लें, कुछ टाइम के लिए पार्ट टाइम हो जाएं, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली बेबी को भी तो टाइम चाहिए ना। एंड अगर बहुत सारी हमारी लड़कियां करियर ओरिएंटेड होती हैं, उनको ये जो होता है कि हमें वापस अपनी जॉब में जाना है, ये करना है, ठीक है? हर किसी के फिर घर के हालात भी कोई होता है, तो उन चीजों को भी साथ लेके चलें। एकदम से सर पे पड़ जाए ना तो वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। आप प्रेगनेंसी में ही प्लान कर लें कि आपकी मदर या मदर इन लॉ कौन बच्चे को आपके साथ हेल्प आउट करेगा, बच्चे को शुरू से ही वो, ताकि वो भी बच्चे के साथ थोड़ा यूज्ड हो जाए और आपको हेल्प भी हो जाएगी, उनको रूटीन भी बच्चे का पता चल जाएगा। बच्चे का रूटीन बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर्स मेंटल हेल्थ, ठीक है? वो जो आप कह रहे हो ना कि शुरू में आप घर वाले कहते हैं कि सो जाएं बच्चे के साथ, वो जरूरी है शुरू में, क्योंकि 3 महीने लगते हैं। कुछ बच्चों को 40 डेज में कुछ सेटल हो जाते हैं, होते बच्चों का होते टाइम लगता है। तो शुरू में आप भी सोएं क्योंकि आपको भी रेस्ट चाहिए, लेकिन उसके बाद बच्चे का रूटीन बना लें कि आप बच्चा रात में ज्यादा सोए, दिन में थोड़ा जागे, अलर्ट रहे, तो वो आप एक रूटीन बनाते जाएं ताकि जब आप बाद में बैक टू वर्क हो तो बच्चे को इतना और घर वालों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए माइंडसेट होना, खुद औरत का रिलैक्स होना और पॉजिटिव होना, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप अपने बच्चे को भी नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं, बहुत सारी बीमारियों की तरफ ले जा रही हैं, जो बीमारियां हमने कभी सुनी नहीं थी। अब देखिए हर बच्चा आपको हाइपर मिलेगा, और देखिए फ्रिजी ड्रिंक्स, वो जैसे आपने वो बात करी, बच्चा पैदा हुआ आंखें खोल के, फ्रिजी ड्रिंक्स नहीं लेना, पान, छालिया और ये जो शुगर और ये जो कैफीन है ना, ये भी नशा है। ये भी अगर आप ज्यादा लेते, कुछ लोगों को होता है हर 1 घंटे बाद 1 प्याली चाय चाहिए, और ये तो मैंने देखा है, चाय पीनी है भी नहीं, एक घुट जागना है तो भैया तो औरतें भी माशाल्लाह गुटखा खाती हैं। देखिए चाय एक हलाल नशा है। अब आगे सर्दी आने वाली है और चाय को हम इनकार कैसे करें? चाय शरीफ को पान भी ज्यादा नहीं। एक इम्पोर्टेंट चीज कि देखा गया कि डिप्रेशन के अलामात में कमी ब्रेस्ट फीडिंग से भी आती है फर्स्ट 3 मंथ्स में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो माँ दूध पिला सकती हैं वो जरूर कोशिश
कोशिश करें। ये नेचुरल तरीका है डिप्रेशन को, क्योंकि यहाँ पे माओ को ये भी होता है कि जी हमारी फिजिक जो है वो से मुतासर ना हो जाए की वजह से। तो वो फिर यहाँ पे एक बात कहूँगी, जो बच्चियाँ ये सोचती हैं वो गलत सोचती हैं। अगर फिट कराती हैं तो वो उनके ज्यादा फिगर भी अच्छा रहता है और वो ज्यादा अरसे तक ज्यादा और बच्चे को भी इम्यूनिटी मिल रही है। कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं बहुत जो फीड कराते हैं। ये देखिए हमेशा ना इसके अलावा भी अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, आप अपने माइंड सेट ये बनाएं मुझे अपनी बॉडी हेल्दी बनानी है, यकीन करें वेट खुद कम होगा। जितनी हेल्दी बॉडी होती जाएगी ना उतना आपका वेट भी कम होगा, और हेल्दी बॉडी होना जरूरी है बजाय कि आप स्किनी हो जाए। आप पावर विजुअलाइजेशन कह रही है ना, अच्छा सोचें, अच्छा सोचें। वाह अच्छा इसका ये देखिए पढ़ा लिखा वर्ड। अब मुझे पावर विजुलाइज करें चीजों को, अगले में रोक डालूंगी मेरी बात। इसके लिए ये भी कहते हैं ना, अगर आप सोच के सोते हैं ना, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं हमारी बॉडी अवेक होती है, हमारा दिमाग अवेक होता है, वो हमारे सारे सिस्टम को सही करता है। और बच्चों से भी कहें पॉजिटिव बातें, इंटेंशन सोते हैं। देखिए इसीलिए तो देखिए रात को हम कलमा पढ़ के सोते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोते हैं, सूरह फातिहा पढ़ के सोते हैं, हिसार बांध के सोते हैं। उसके बाद अगर आप ये सोचे ना कि मेरे बॉडी में जितने टॉक्सिन है उनको आप कमांड करो, ऑर्डर करो कि प्लीज लीव माई बॉडी। ये भी एक हमारे माइंड उसमें है NLP टेक्निक में, और उसमें है कि आप अपनी बॉडी को बोलें कि प्लीज जो चीजें मुझे हार्म कर रही है, जो मेरे ऐसे सेल्स हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप मेरी बॉडी से जो है ना निकल जाए। अच्छा आपने वो बताना था कुछ दर्दों के इलाज के लिए, आपने कहा था कि वो बताएंगी आपकी दर्दों का, वो मेरे कमर कस का बता दिया। अच्छा वो और मैंने कुशन का भी बता दिया कि जिसमें बैठना है, ये वाले इस तरह सोफे पे सख्ती पे नहीं बैठना, तो ये सारी चीजें, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देना। और मसाज की जो टेक्निक है ना रीढ़ की हड्डी की, आपने अपने आप को तोड़ना नहीं है, लेकिन ऑयल लगाने के बाद ना थंब से अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। करवाना है। अच्छा मुझे अब ये करवाना आपको सोशल सपोर्ट की बहुत जरूरत है स्टेज में। हम सब कह रहे हैं आपको ये करना है, ये करना है, बट ये समझना है कि खुद भी तकलीफ से गुजर रही है। दोस्त भी आगे कर सकते हैं। एक और ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसको ये समझ लेना चाहिए आपने भी अपना बेटा पैदा किया है, तो खुदारा दूसरी की बेटी पे भी रहम करे। उस वक्त इन्हें कहा हमने तो 8 बच्चे पाल लिए, हमने तो 8 बच्चे पाल लिए, इतने नखरे नहीं के तुम एक बच्चे पे। भाई वो जमाना दूसरा था, उस जमाने में वही बच्चे थे जो 2 हफ्ते तक आंखें नहीं खोलते थे, ये बच्चे आंखें खोल के पैदा हो रहे हैं। शाजिया हमारे साथ खुश आपसे कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक। शाजिया क्या पूछना चाहेंगी? मैं भी ठीक हूँ। मैंने पूछना था कि मैंने BTL का, मेरी बेटी हुई है ना। अच्छा वालेकुम सलाम। शाजिया टीवी बंद कर दे, टीवी से दूर चली जाए वरना कॉल डिले होगी, ड्रॉप करनी पड़ेगी मुझे कॉल आपकी। जी हाँ जी, मैंने पूछना था कि मेरी बेटी हुई है 6 मंथ की है। जी जी। तो मैंने BTL का ऑपरेशन करवाया था। सही, तो सवाल जी सवाल क्या बताएं शाजिया? जी मैंने BTL का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन उसके बाद से मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही। मैंने बहुत सी मेडिसिन ली है, लेती रहती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ती हूँ तो मुझे यूँ ही होता है कि मैं ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा 6 मंथ हो गए। ठीक है। तो उसमें शाजिया आपने BTL बच्चे बंद करने का ऑपरेशन होता है, तो उसमें वक्फे के लिए उन्होंने किया है। सो उसमें ज़रूरी नहीं है कि BTL की वजह से ही इनको ब्लीडिंग हो रही हो। कुछ लोगों को डिलीवरी के बाद या तो हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं जिसकी वजह से होता है, या बच्चेदानी की अगर सफाई सही नहीं हो, उसमें कोई टिश्यू वगैरह रह गया हो, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। तो प्रॉपर इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को इनके अल्ट्रासाउंड होने चाहिए देखने के लिए कि बच्चा ठीक है, कि उसमें कोई और रसोली वगैरह खुदा न खास्ता तो नहीं बन गई है, क्योंकि BTL की वजह से इतनी कंटिन्यूस ब्लीडिंग नहीं होती है। 6 महीने हो गए ना। तो एक नुस्खा बता देती हूँ, लैब जरूर कराएं, लेकिन फिर भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रहा ना, तो हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का नुस्खा है, अनार के फूल और मिश्री, 7 अनार के फूल और इतनी जैसा मिश्री ले लें। रात को पहले अनार के फूल साफ करके रात को भिगो दें, सुबह ब्लेंड करके ना 1 ग्लास रोजाना पी लें। ये सिर्फ ब्लीडिंग के लिए नहीं, अगर पाइल्स में भी ब्लीडिंग होती है उसके लिए भी हो, हार्मोनल कोई भी इशू हो, चाहे फाइब्रॉइड की वजह से हो रहा है, चाहे कोई सिस्ट की वजह से हो रहा है, कुछ भी हो, अपने लैब्स अपनी अद्वियात करें, साथ में ये नुस्खा करें, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। और खट्टा जरूर खाएं, इमली खाएं। अच्छा ऐसे लोग मुझे बता दें, ये उन लड़कियों के लिए भी जिनको वैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। 5वें दिन से खाना स्टार्ट कर देना है जब तक आपको पीरियड्स नहीं है, और ये उनके लिए भी है जिनको औलाद नहीं होती। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने सीखा भी होगा। बस अपनी केयर ज़रूर कीजिएगा
किसी ने आपको तमगा नहीं देना। अगर आपने बहुत पतीले उठा लिए, बहुत काम कर लिए, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी ना, अपनी केयर करेंगे, आप अपने बच्चे से भी प्यार कर सकेंगे, उसको भी टाइम दे सकेंगे, और ये आपके बच्चे का हक है कि उसकी माँ हेल्दी हो। तो अपना ख्याल आपने सबसे पहले रखना है, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी दी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।